यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो हमारी विजन की PT 365 पे पर्यावरण, ठीक है, हमारी इन्वायरमेंट की जो मैगजीन है, इसका पार्ट 1 मैं आपको डिस्कस कर चुका था, ठीक है। तो पार्ट 2 हमको यहाँ से डिस्कस करना है। पार्ट 2 में हमारे जो टॉपिक रहेंगे वो टॉपिक हमारा यहाँ से है जो अन्य सुर्खियों मेरे संबंधित जो टॉपिक है, ये यहाँ से मुझे स्टार्ट करना है इसको, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये पूरा 1 वाला कवर करेंगे, प्लस आपको 2 जो काफ़ी मैक्सिमम टॉपिक आएंगे 2 के, वो भी आपको यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 1 नंबर, और फिर उसके बाद यहाँ पे जो खत्म होगा उसके बाद स्टार्ट होगा हमारा इसी टॉपिक में आपका जलवायु परिवर्तन, ठीक है। तो ये भी पार्ट 2 में मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 1.3.5 से। यहाँ पे देखो ये हमारा है 1.3.5 अन्य संबंधित सुर्खियाँ। इसमें से क्या है, यूनाइटेड नेशंस वाटर जो हमारे कन्वेंशन है, स्प्रिंग इनिशिएटिव, ये क्या है, संयुक्त राष्ट्र समर्थित जो नेटवर्क है, इसमें प्रिंसिपल फॉर जो हमारी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट है PRI ने एक पहल की जिसमें स्प्रिंग की शुरुआत की थी। इस पहल का लक्ष्य हमारा था 2030 तक प्रकृति के नुकसान को रोकना या प्राकृतिक जो हमारे हैं उसकी स्थिति को फिर से बहाल करना। स्प्रिंग इनिशिएटिव के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। ये 200 निवेशक की गठबंधन है, उनके द्वारा समर्थित है। ये निवेशक संयुक्त रूप से 15 ट्रिलियन जो हमारे पर संपत्ति रहेगी उसका यहाँ पर प्रबंधन करेंगे, ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका, प्रकृति के नुकसान समाज होने की यहाँ पर हानि निपटना और वन हानि जो हमारी भूमि है क्षरण को रोकने के लिए कॉर्पोरेट जगत की पहल को बढ़ावा देकर दीर्घकालिक पोर्टफोलियो वैल्यू बढ़ाना, ठीक है। देखो यहाँ से आपको ये सब कुछ नहीं पूछेगा, आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से कि यूनाइटेड नेशन वाटर जो कन्वेंशन है स्प्रिंग, ये इस पर आपको विचार करना है। तो सीधा सा बोल देगा SPRING, ठीक है। ये स्प्रिंग क्या है, ये स्प्रिंग जो इनिशिएटिव है ये पहल किसकी है। पहला स्टेटमेंट देगा आपको, ये जो हमारी पहल है ये वायु प्रदूषण को कम करने के लिए यहाँ पर एक पहल चालू की गई है। तो क्या होगा, पहला गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बोलेगा इसका लक्ष्य 2030 तक 2029 तक रखा गया है, ठीक है। तो वो भी हमारा क्या गलत हो जाएगा, क्योंकि पहला हमारा इसलिए गलत है क्योंकि ये हमारा वायु प्रदूषण के लिए नहीं किए, ये हमारे यहाँ पर जो पहल है ये जो प्रकृति है उसके नुकसान को रोकने वाली जो स्थिति है उसको यहाँ पर फिर से बहाल करने के लिए स्टार्ट की गई है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इतना दोस्त यहाँ पॉइंट पूछ सकता है, बाकी और कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं, उथले जलभृत यहाँ पर जो जल प्रबंधन है ये क्या है। तेलंगाना ने SAM पायलट जो मॉडल यहाँ का लॉन्च किया है, ठीक है। उथले जलभृत जो प्रबंधन है इसके बारे में, ये एक संधारणीय शहरी जल प्रबंधन तकनीकी है, ठीक है। इसके अंतर्गत जल को बाहर निकालने के लिए उथले जल वाले जो हमारे बोरवेल्स होते हैं उनकी खुदाई की जाती है, राइट। इसमें क्या है, वर्षा के दौरान नीचे की जो परत है उसका जल का यहाँ पर जो पुनर्संचरण हो जाता है जिससे जल स्तर में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। ये आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय जो हमारे कार्यकल्प है उसके जो शहरी परिवर्तन है उसके लिए यहाँ पर अटल मिशन के अमृत के तहत यहाँ पर एक योजना का हिस्सा होगा। राष्ट्रीय जल भृत जो हमारा मानचित्र है, ये प्रबंधन कार्यक्रम के उद्देश्य जो जल भृत है इनके चिन्हित करना और भूजल प्रबंधन की योजनाओं को वाक पर विकसित करना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, देखो ये सब टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पता रहता है कि कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो देखते हैं, उथले जल भृत जो हमारा प्रबंधन है इसके बारे में निम्नलिखित पर आपको विचार करना है, राइट। पहला स्टेटमेंट है, ये बोलेगा ये एक संधारणी शहरी और ग्रामीण प्रबंधन तकनीकी है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट, पहला क्या गलत हो जाएगा क्योंकि हमारे सिर्फ ये शहरी जल प्रबंधन तकनीकी है ना कि ग्रामीण, ये गलत हो गया। दूसरा, ये जो हमारा मिनिस्ट्री आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ यहाँ पर कल्चर या मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज है उसके अंतर्गत यहाँ पर ये काम किया जा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, ये हमारा किया जा रहा है आवासन शहरी कार्य मंत्रालय और हमारा जो अटल मिशन है उसके अंतर्गत, तो ये भी हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से देखने की कैसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। दोनों आपको यहाँ से पॉइंट याद रखना जैसे मैंने आपको क्वेश्चन पूछे। हो सकता है कि देखो ये टॉपिक है, टॉपिक को लेकर जैसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो क्वेश्चन आप लिख भी सकते हो, जो क्वेश्चन मैंने आपको बनाया कि ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, राइट। आगे देखते हैं, आगे है फिश MIP पहल, ठीक है। जो हमारा फिश MIP पहल है इसको देखते हैं, इनिशिएटिव शुरुआत इसकी हुई थी, यस इसकी शुरुआत फिश जो MIP है इससे आशय की जो हमारे फिशरीज है एड मरीन है इकोसिस्टम मॉडल जो हमारे इंटर कंपैरिजन प्रोजेक्ट 2013 इसे शुरू किया था, ठीक है। वैश्विक नेटवर्क हमारा क्या है इसका, ये दुनिया भर के 100 से अधिक समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के मॉडल पर यहाँ पर शोधकर्ताओं का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है। संयुक्त राष्ट्र के साथ संबंध, ये पहल दुनिया जो हमारे अत्याधुनिक होगा संख्यात्मक मॉडल है उसके एक सेट के जरिए, ठीक है, समुद्री पर्यटन के जो मत्स्यिकी हैं इसके जलवायु परिवर्तन को यहाँ पर दीर्घकालिक प्रभाव को समझने के लिए खाद्य और कृषि संगठन पर काम करना, राइट। फिश मैप 2.0 क्या है, फिश MIP 2.0 इसे मॉडलिंग प्रतिरूपण अनुमानों को विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए इसी वर्ष 2024 में लॉन्च किया गया। देखो 2024 में लॉन्च किया गया, इस वजह से हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, राइट। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है आपसे, क्वेश्चन पूछेगा फिश MI के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट, ये
जो इसका फिश MIP इसका उत्पादन और जो हमारे योग्य मत्स्य हैं इसके बायोमास में, ठीक है, इसके बायोमास में वैश्विक अनुमान में से 10% की वृद्धि देखी गई है, ठीक है, यह 10% से अधिक की यहाँ पर वृद्धि देखी गई है, तो क्या होगा, गलत है, यहाँ पर भी गिरावट दर्ज की गई इसमें, ठीक है। दूसरा, ये जो हमारी इसकी शुरुआत है, इसकी शुरुआत मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ के अंतर्गत ये रखा गया है इसको, ठीक है, इसकी शुरुआत जो हमारी की गई है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ के तहत 2013 में शुरू की गई थी, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ नहीं है, फिशरीज एंड मरीन इकोसिस्टम मॉडल कंपैरिजन प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई थी, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या पूछ सकता है, तीसरा स्टेटमेंट क्या पूछ सकता है, ये जो हमारा फिश जो MIP है ये 2.0 भी हाल ही में लॉन्च किया गया था, ठीक है, तो बोलेगा ये 2.0 जो है इसे 2024 में लॉन्च किया गया था, तो क्या हो जाएगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 2024 में ये लॉन्च किया गया था, राइट। 3 पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। आगे देखते हैं, सुर्खियों में रही शब्दावली कुछ यहाँ पर है। अगला यहाँ पे बोला है प्लैंकटन क्रैश। प्लैंकटन क्रैश क्या है, ये आपका नोक्टी लुका जो आपका सिटिलेंस है, इसको यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन का एक प्रकार है। जब बड़ी संख्या में मृत हो जाते हैं तब इनका क्या, उनका रंग लाल हो जाता है, और इस स्थिति में इन कोशिकाओं के रंगीन जो हमारे रंजक पिगमेंट हैं ये बाहर निकलते हैं, ठीक है, और ये रंजक फिर चट्टानों के समुद्री जो नितल हैं उस पर चिपक जाते हैं, जिससे क्या होता है, इन सतह पर बायोफिल्म जैसी यहाँ पर परत बन जाती है, और रेड जो हमारे टाइड है उसका कारण बनता है, ठीक है। तो ये तो कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। उत्पादन चक्र क्या होता है इनका, ये प्रारंभिक चरण में हमारे पोषक तत्वों की कमी या कार्बन डाइऑक्साइड की कमी के कारण यहाँ पर प्लवक मरने लगते हैं, और जल की उच्च गुणवत्ता, जब भी जल की गुणवत्ता के अचानक परिवर्तन के कारण बाद में चरणों को प्लवक यहाँ पर मर सकते हैं। ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा, प्लैंकटन जो क्रैश है ये आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे देखते हैं, गैप लिमिटेशन ये क्या है। गैप लिमिटेशन पारिस्थितिक संबंधी एक अवधारणा है। ये इस तथ्य पर आधारित है कि शिकारियों द्वारा एक निश्चित जो हमारे शारीरिक आकार हैं वो वाले शिकार को लेकर ही यहाँ पर शिकार कर सकते हैं। ये शिकारी शिकारी के जबड़े खुलने या उसके पंजे के पकड़ को लेकर यहाँ पर दायरे या गैप से यहाँ पर तय होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि छोटे शिकारी केवल छोटे शिकार को ही खा सकते हैं, जबकि बड़े शिकारी सिर्फ बड़े शिकार को खा सकते हैं, ठीक है। गैप लिमिटेशन का मतलब ये हो गया। यहाँ पर लिमिटेशन का महत्व क्या हुआ, खाद्य यहाँ पर जो जाल है उसको आकार देना, अनुकूल को बढ़ावा देना, और शिकारी जो शिकार संतुलन बनाए रखना, और पारिस्थितिक तंत्र में होने वाले यहाँ पर परिवर्तन है उसको अनुमान लगाना, ठीक है, पूर्वानुमान लगाना, ये हमारा गैप लिमिटेशन है ये, ठीक है। तो ये आपको एक बार पता होना चाहिए गैप लिमिटेशन है क्या होता है। लिमिट है जो मैं यहाँ पर बताया जा रहा है तो उस चीज़ को यहाँ पर लेकर बताया गया, लेकिन क्वेश्चन आपसे पेपर में नहीं पूछेगा इससे, ठीक है। आगे देखते हैं, और देखो अगर इन सबसे क्वेश्चन अगर पूछने लगा UPSC तो उसके पास बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपको यहाँ से कवर करने पड़ जाएंगे, ठीक है। कम से कम 200 से 300 टॉपिक ऐसे हैं, तो वो भी मैं शायद कम बता रहा हूँ 300 टॉपिक। अगर ये इस टाइप से अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछने लगा ऐसा तो ठीक है, तो क्या 200-300 टॉपिक आपको एग्जाम टाइम तक नहीं याद रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको छोड़ते हैं हम, आगे देखते हैं। मेगाफोना ये क्या है। मेगाफोना शब्द का इस्तेमाल एक निश्चित वजन सीमा आमतौर पर 50 किलोग्राम के ऊपर जीवों के लिए यहाँ पर किया जाता था, ठीक है। मेगाफोना को उनके आहार के प्रकार के आधार पर यहाँ पर निम्नलिखित वर्गीकरण यहाँ पर किया जा सकता है। एक तो मेगा हर्बीवोर्स, ठीक है, जो हमारे पादप पक्षी होते हैं, मेगा कार्निवोर्स जो होते हैं, और मेगाओ जो हमें ओमनीवोर्स यहाँ पर, तो वो यहाँ पर, ठीक है। देखो कौन कौन क्या क्या खा सकते हैं। देखो ये हमारे पादप पक्षी होते हैं, ठीक है, ये मांसभक्षी होते हैं मेगा कार्निवोरस, और आपके मेगा ऑर्निवोरस होते हैं पादप और मांसभक्षी दोनों होते हैं ये, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कौन से क्या होते हैं, राइट। अगला है प्लेस्टोसिन युग का अंत। ये मेगाफोना, ये भी आपको कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेगा ऐसे, ठीक है। बस ये पता होना चाहिए कि हमारे जो मेगा ऑर्बस होते हैं और कॉर्निवोरस होते हैं और मेगा ओमनीवोरस क्या हैं, राइट। ये आपको एक बार देख लेना है। और यहाँ से कुछ ये बोल रहा है कुछ विलुप्त हमारे जो मेगा फोनल हैं प्रजाति, एक तो वूली मेमथ और सेब जो आपके टूंट थे, ये जायस यहाँ पर स्लॉथ थे, ये सब आपको देख लेना जो यहाँ पर विलुप्त हो गए, ठीक है, प्रजातियाँ इसकी। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं यहाँ पर, वूली मेमथ, सेब आपका जो टूट थे, ये जायंत थे आपका सलार थे, ये भी हाल ही में न्यूज़ में प्रजातियाँ न्यूज़ में थी, ठीक है, अभी विलुप्त हो गई हैं। तो ये किससे संबंधित हैं, ठीक है, मेगाफोना या कोई वायरस है या कोई यहाँ पर जीवाणु है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बना सकता है ऐसा कि ये क्या है, ठीक है। आगे देखते हैं, बाकी और वहाँ से कुछ नहीं पूछेगा। स्ट्रोमेटोलाइट वास्तव में चट्टानी संरचना होती है जो प्रकाश संश्लेषण करने वाले जो हमारे साइनोबैक्टीरिया नामक यहाँ पर सूक्ष्म जीव होते हैं उसकी कॉलोनियों के द्वारा यहाँ पर निर्मित होती हैं। स्ट्रोमेटोलाइट जो है शाब्दिक अर्थ होता है कि चट्टान की परतें, ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ होगा। ये पृथ्वी पर व्यापक ऑक्सीकरण पर घटना होती है, ठीक है। ये
ग्रेट हमारे जो ऑक्सीजनेशन इवेंट्स के लिए यहाँ पर आंशिक रूप से जिम्मेदार है। इस परिघटना की वजह से ही यहाँ पर वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रवेश हुआ था और फिर वायुमंडल संगठन की संरचना पर बदल गई थी यहाँ, ठीक है। ये आमतौर पर चरम जलवायु स्थिति वाली जो जगह है उसमें ही मिलते हैं, इसलिए दुर्लभ जगह पर यहाँ पर मिलते हैं और पूरे विश्व में बिखरे हुए हैं। हाल ही में लाल सागर के पास पूर्व मध्य यहाँ पर उथले जो जल है उसमें लिविंग मरीन यहाँ पर जो स्ट्रोमेटोलाइट्स की पहली बार यहाँ पर खोज की गई है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार खोज की गई तो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। मरीन स्ट्रोमेटोलाइट्स यहाँ पर क्या है, ठीक है, आपसे बोलेगा स्ट्रोमेटोलाइट्स यहाँ पर क्या है। पहला स्टेटमेंट देगा ये हमारी एक तरह का साइनोबैक्टीरिया यहाँ पर है, ठीक है। तो क्या होगा, पहला हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा क्योंकि चट्टानी संरचना के कारण यहाँ पर एक ये साइनोबैक्टीरिया है। दूसरा स्टेटमेंट दे देगा ये पृथ्वी पर व्यापक ऑक्सीकरण परिघटना होती है, ठीक है। सेकंड भी हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तीसरा बोलेगा ये भी यहाँ पर हाल ही में प्रशांत महासागर जो हमारा है उसके पास यहाँ पर देखी गई है। ये देखी गई है हमारा इंडियन ओशियन है, ठीक है, जो हमारा हिंद महासागर उसके पास यहाँ पर ये देखा गया है। तो क्या होगा, गलत होगा, राइट, क्योंकि हमारा लाल सागर के पास देखा गया ये, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कुछ पॉइंट तीनों याद रखने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पर्यावरणीय डीएनए, ठीक है। इसमें देखो सभी जीव अपने जीवन काल या मृत्यु के बाद प्राकृतिक जो हमारी प्रक्रिया उसके माध्यम से अपनी स्थलीय व जलीय वातावरण में डीएनए को छोड़ जाते हैं। जीव अपनी त्वचा, मूल जो हमारे हैं मलमूत्र आदि के जरिए क्या है डीएनए के वातावरण के निर्मुक्त करते हैं। इसे ही हमारा ईडीएनए कहता है, ठीक है। ईडीएनए जिसे कहते हैं, आपको ये बताना चाहिए ईडीएनए क्या है। आपसे क्वेश्चन सिंपल सा पूछ सकता है कि ईडीएनए क्या होता है, ठीक है, आपको बताना है। 4 स्टेटमेंट आपको दे देगा यहाँ से ऐसे करके, ठीक है। आगे किसी पारिस्थितिक तंत्र में जो प्रजातियां उसकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए जो हमारी जैव विविधता और उसका आकलन करने के लिए ईडीएनए की पद्धति का यहाँ पर तेजी से उपयोग किया जा रहा है, राइट। पारंपरिक तरीकों से विपरीत हमारे ईडीएनए अप्रोच हमारे जो विश्वसनीय और सटीक है, इसकी लागत भी कम होती है, ठीक है। ईडीएनए की आपसे बोले कुछ ईडीएनए है, इसकी लागत काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पर इसको इस पद्धति को यहाँ पर कम यूज किया जा रहा है ऐसे करके। तो क्या इस पद्धति को ज़्यादा यूज किया जा रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, और ये इसकी लागत भी कम है, राइट। तो ये 3 पॉइंट आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद करना है। इस जानकारी का IUCN का जो संकटग्रस्त प्रजाति है इसका जो लाल सूची है, मतलब जो रेड लिस्ट है, इसको तैयार करने और अन्य संरक्षण को उपाय के लिए IUCN के सूचित करने के लिए उपयोग के लिए यहाँ पर किया जा सकता है इसका, ठीक है। तो तीनों पॉइंट यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए। आगे उद्भवन, ठीक है, इसको देखते हैं ये क्या है। यहाँ पे है प्रजाति उद्भवन, जो है यहाँ पर एक वंश विभाजन की घटना है, ठीक है, जो 2 या 2 से अधिक अलग अलग प्रजातियों को जन्म देती है। इस प्रक्रिया से जैव विविधता में वृद्धि होती है, ठीक है। जो हमारे प्रजाति उद्भवन इसके कुछ तरीके हैं, जैसा कि विस्थानिक प्रजाति का उद्भवन, जब प्रजातियों की आबादी पहाड़ों या नदियों जैसी जो भौगोलिक बाधा है उसके कारण भौतिक रूप से अलग हो जाती है, एक प्रजाति का उद्भव हो जाता है इसमें, राइट। परिधि प्रजाति का उद्भव क्या होगा, किसी प्रजाति की बड़ी आबादी के पास ही भौगोलिक जो बाधा है उसके कारण उसमें एक छोटी आबादी वाली यहाँ पर प्रजाति का उसके यहाँ पर उद्भव होता है, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ से आपसे नहीं पूछेगा, बाकी और देखते नीचे। पैरापेट्रिक, ये एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र अलग जो हमारे विपरीत प्रजातिगत होते हैं आबादी उससे नई प्रजाति का यहाँ पर उद्भव होता है, ठीक है। समस्थानिक प्रजाति उद्भव ये क्या है, ये एक जीवित पैतृक प्रजाति से एक नई प्रजाति का विकास है। ये तब भी हो सकता है जब आबादी भौगोलिक बाधाओं के बिना एक ही क्षेत्र में रह रही होती है, ठीक है। समस्थानिक प्रजाति का उद्भव क्या होता है, ये इसकी वजह से भारतीय जो हमारे उपमहाद्वीप है उसमें एशियाई शेर और बंगाल टाइगर इतने लंबे समय तक यहाँ पर अस्तित्व में रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमारा टॉपिक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हटाते हैं, आगे देखते हैं। जैव संदीप्ति ये क्या है, ये कुछ प्राणियों में प्रकाश उत्सर्जित करने का गुण होता है, ठीक है। उत्सर्जित जो हमारा प्रकाश है इसका स्रोत वास्तव में जीवों के जो एंजाइम्स होते हैं उसकी उत्प्रेरित ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं से उत्पन्न ऊर्जा होती है वो होती है, ठीक है। प्रकाश उत्सर्जन के लिए 2 विशिष्ट हमारे रसायन की आवश्यकता होती है, ये आपका लूसीफेरिन और आपका ल्यूसीफेरेज या फोटोप्रोटीन, ठीक है। ये हमारे प्रकाश उत्सर्जन के लिए 2 विशिष्ट रसायन है जिसकी आवश्यकता होती है, राइट। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा हमारे इंपॉर्टेंट है, जो 2 बातें लिखी हैं ये। जैव संदीप जैसे जो हमारे जीवों से नीले और लाल रंग के जो प्रकाश क्या उत्सर्जित होते हैं, ये भी पॉइंट 12 सही है, ठीक है। जैव जो हमारे संदीप्त हैं इसकी परिघटना सबसे ज़्यादा समुद्री जीवों में देखी जाती है, ये भी हमारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, राइट। समुद्री जीवों जैसे कि हमारे स्पंज, जेलीफिश, हैचेट मछली, कृमि, ठीक है, और यहाँ पर वालनट जुगनू, ठीक है, कवक बैक्टीरियस, और आपके यहाँ पर जो भी दे रखे हैं ये सब हमारे क्या इनमें गुण पाए जाते हैं जो
जेलीफिश कॉम्बी जलीय ये, राइट। तो यहाँ पर बोला है कि जैव संदिग्ध हमारे परिघटना जो सबसे ज़्यादा हमारे समुद्री जीवों में देखी जाती है, ठीक है। ये हमारा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ सकता है, जैव संदिग्ध जो संदिग्ध है उसके बारे में आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर, ये जो हमारा ज़्यादातर क्या है, जो बड़े बड़े समुद्रों में ज़्यादातर यहाँ पर ये देखी जाती है, ठीक है। ये आपका पहला स्टेटमेंट रहेगा। दूसरा, इसके कुछ प्राणियों में हाँ ये पूछ सकता है सेकंड स्टेटमेंट, इसके सभी प्राणियों में प्रकाश उत्सर्जन करने का यहाँ पर गुण होता है, ठीक है। तो गलत हो गया, पहला तो हमारा सही था क्योंकि यहाँ पर समुद्र पाया जाता है, और ये बोला है कि ये इसमें सभी प्राणियों में प्रकाश उत्सर्जन करने का गुण होता है, तुम्हारा गलत होगा क्योंकि इसमें कुछ जो प्राणी है उसमें जो प्रकाश उत्सर्जन करने का गुण होता है, ठीक है। तो पहला हमारा सही से, दूसरा करेक्ट गलत हो जाएगा। तीसरा यहाँ से बोल सकता है कि जैव संदिग्ध के कार्य जो हमारे हैं, जानवरों को बचाने के लिए जीवों द्वारा प्रकाश उत्सर्जित करना, शिकारी को अपनी ओर आकर्षित करना और समान प्रजातियों को यहाँ पर भी संचार स्थापित करना, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से 3 स्टेटमेंट आपको यहाँ से करने, एक तो ये वाला और दूसरा ये, और जो यहाँ पर समुद्र में ज़्यादातर ये पाए जाते हैं ये, ठीक है। 2-3 यहाँ पर इसके पढ़ सकते हो आप। आगे है फैक्ट्री फार्मिंग। ये क्या है, फैक्ट्री फार्मिंग जो हमारा इसका आशय नियंत्रित जो परिस्थिति है, इसको कम जगह में अधिक पशुधन और कुक्कुट जो पालन है उसकी प्रणाली से, इसका उद्देश्य है कि कम लागत पर पशुधन उत्पादन की क्षमता और डेयरी उत्पादन उसकी उत्पादनता को अधिकतम करना, ठीक है। फार्मिंग जो हमारे हैं, फैक्ट्री फार्मिंग के प्रभाव, इसमें एंटीबायोटिक प्रतिरोधी, पशुजन रोग, पर्यावरण संरक्षण आदि यहाँ पर क्या इसमें शामिल होते हैं, राइट। ये हमारे फैक्ट्री फार्मिंग के बारे में कुछ बातें बता रहा है। देखो आपको फैक्ट्री फार्मिंग करके कुछ बातें यहाँ पर जो है ये नोट कर लेनी, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हमारा फैक्ट्री फार्मिंग, ठीक है। आपको क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं बनाएगा, यहाँ से कुछ टॉपिक आपका लाएगा और यहाँ से स्टेटमेंट रख के फैक्ट्री फार्मिंग को पूछ सकता है। तो ये दोनों बातें जो लिखी हैं कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, आपको एक बार रीड कर लेना है और रीड करके इसका नोट्स बना लेना, ठीक है। दोनों लाइन का फैक्ट्री फार्मिंग क्या होता है इसको लेके, ठीक है। आगे है वुडी अतिक्रमण। ये क्या है, वुडी अतिक्रमण है, देखते हैं इसको। वुडी अतिक्रमण से तात्पर्य किसी पारिस्थितिक तंत्र में वृक्षों की और झाड़ियों के प्रसार में वृद्धि से, यह स्थिति अधिकतर पारिस्थितिक तंत्र में देखी गई है, राइट। इसमें खुले पर्यावरण अधिक वृक्ष आवरण या अधिक झाड़ियों वाले पर्यावरण में बदल जाते हैं, ठीक है। इसके चलते क्या पारिस्थितिक तंत्र में एक रूपता आती है, और इसका अर्थ होता है कि विविध और बहुस्तरीय हमारे जो हमारे पारिस्थितिक तंत्र है उसमें वुडी वनस्पतियों जैसे एक जैसी परत में बदल जाना, राइट। सवाना घास के मैदान जैसे खुले हमारे पारिस्थितिक तंत्र से जुड़ी जो अतिक्रमण के कारण है, घास के मैदान के कारण जो रहने वाले यहाँ पर देशज पक्षी हैं उसकी संख्या में कमी आई है, ठीक है। तो हमारा जो एक पॉइंट इंपॉर्टेंट आपका ये वाला है लास्ट वाला, और दूसरा पॉइंट हमारा जो है एक ये इंपॉर्टेंट है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में वृक्षों की झाड़ियों के प्रसार में वृद्धि देखी गई है, और यहाँ पर जो सवाना घास के मैदान यहाँ पर बोला गया इसको लेकर ये जो हमारे देशज पक्षी हैं उसकी संख्या में कमी आई है, ठीक है। कहाँ पर वृद्धि और कहाँ पर कमी, दोनों पॉइंट आपको ये करने हैं, ठीक है। यहाँ से देखो एक आपका ज्योग्राफिकल जो हमारा टर्म यूज हुआ है सवाना घास के मैदान, सवाना घास के मैदान आपको ज्योग्राफी से जाके पढ़ लेना है, ठीक है। स्टैटिक हमारा टॉपिक है ये। आगे देखते हैं ग्रीन एंड ब्लू वाटर। देखो मैं आपको जो स्टैटिक टॉपिक बताता जा रहा हूँ कि आप पेज बना लो पूरे स्टैटिक टॉपिक के, आपके कुछ टाइम बाद जो मैगजीन खत्म होगी तो बहुत सारे हमारे टॉपिक स्टैटिक के आपके बन जाएंगे, वो सब आपको जाकर डीप में पढ़ लेना है। एक बार तो पढ़ ही लोगे साथ साथ जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद भी आप इसको कवर कर सकते हो पेपर के पहले, ठीक है। आगे क्या है, आगे हमारा है ग्रीन एंड ब्लू वाटर, ठीक है। इसको देखते हैं ग्रीन एंड ब्लू वाटर को लेके। ग्रीन वाटर जो है हमारा मिट्टी और वनस्पति में नमी को संदर्भित करता है। जल विज्ञान चक्र का हिस्सा ग्रीन वाटर जो हमारा पौधे को अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित करके उपयोग करता है, ठीक है, और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा उन्हें वापस वायुमंडल में निर्मुक्त कर दिया जाता है। ये वर्षा लाने के साथ साथ जलवायु परिवर्तन के कम करने और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने में सहायक होता है, ठीक है। ब्लू वाटर के तहत झीलों, नदियों और जलाशयों में पाए जाने वाले सतही जो भूजल है उसको सम्मिलित किया जाता है, और ब्लू वाटर पुनर्भरण के द्वारा यहाँ पर वर्षा होता है, ठीक है। जो ब्लू वाटर है उसका पुनर्भरण वर्षा द्वारा यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर देखो ग्रीन एंड ब्लू वाटर के बारे में क्या पढ़ना है आपको, ये आपका जल विज्ञान चक्र का हिस्सा है, ठीक है, और ये वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा उन्हें वापस वायुमंडल में निर्मुक्त कर दिया था, एक अपना पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है ब्लू वाटर के तहत झीलों, नदियों ये सब चीज़ों है जमली हैं इसको क्या सम्मिलित किया जाता है, और ब्लू वाटर हमारा पुनर्भरण वर्षा द्वारा होता है। ये तो आपको ये पॉइंट और ऊपर का ये याद करना है। आगे देखते हैं सुर्खियों में यहाँ पर कुछ संगठन है, देखते हैं। देखिए आपको यहाँ पर सिटीज़ बोला है, ठीक है। तो वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की जो लुप्त प्राय हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन है इसको लेकर यहाँ पर सिटीज़ हैं। तो देखते हैं हेडक्वार्टर्स का किधर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। ये क्या है इसका परिचय आप देख सकते हो, ये हमारा कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। सिटीज जो हमारा है ये बाध्यकारी नहीं है तो क्या बाध्यकारी होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इसकी उत्पत्ति कब हुई थी, आयुसियन के एक संकल्प के द्वारा 1963 में
इसका मसौदा तैयार किया गया था। ये कन्वेंशन 1975 में लागू हो गया था। आपसे बोलेगा कि जो ये कन्वेंशन है 1963 में क्या हुआ था, मसौदा तैयार होने के बाद 1963 में ही इसे लागू कर दिया गया था। तो क्या है, 63 से 75 कितना 12 साल बाद। आगे, पक्षीकार के देश कितने, 184 देश, भारत देश का एक पक्षीकार है। ठीक है, सिटीज परिशिष्ट इसमें प्रजातियों को उनके अधिक उपयोग की स्थिति के अनुसार आवश्यक सुरक्षा स्तर के प्रकार के आधार पर इन्हें वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे कि सिटीज परिशिष्ट में आपको दे रखे हैं परिशिष्ट 1। परिशिष्ट 1 में कौन कौन सी प्रजातियाँ आएंगी, देखो अभी मैं आपको डिस्कस करता था, उसमें आता था जो भी प्रजातियाँ आएंगी वहाँ पर लिखा होता सिटीज़ की परिशिष्ट 1, परिशिष्ट 2। ठीक है, तो परिशिष्ट होती क्या है, परिशिष्ट आपका है इसमें ऐसी प्रजातियाँ शामिल हैं जिन पर विलुप्त का खतरा बन रहा है। इन प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक व्यापार पर प्रतिबंध होगा। ठीक है, कौन सा, जिन पर खतरा मंडरा रहा है और इनके अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक व्यापार पर प्रतिबंध होगा। ये हमारे केस में रखे जाएंगे परिशिष्ट 1 में। दूसरा, परिशिष्ट 2 में इसमें शामिल प्रजातियां वर्तमान में खतरे में नहीं देखी गई हैं, लेकिन नियंत्रित व्यापार नहीं होने के इनका क्या अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। ठीक है, इन प्रजातियों के व्यापार के लिए निर्यात जो परमिट है, पुनः निर्यात के प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। आमतौर पर इनके लिए आयात परमिट की आवश्यकता नहीं होती, आयात के लिए आप परमिट या नहीं कर सकते उनको। ठीक है, परिशिष्ट 3 में सिटीज के पक्षकार देश के अनुरोध पर किसी प्रजाति को इस परिशिष्ट में शामिल किया जाता है ताकि ऐसे प्रजातियों को हमारे जो असंधारणीय या गैर कानूनी उपयोग उसको रोका जा सके, और इन प्रजातियों के व्यापार के लिए उचित परमिट यहाँ पर प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये कुछ आपको याद रखना है। सिटीज 1 जिसमें हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2, 3 भी आपको एक बार पढ़ लेना है। आगे देखते हैं, रिपोर्ट और सूचकांक है। सिटीज हमारी जो है रोजवुड्स द ग्लोबल पिक्चर रिपोर्ट्स वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट की क्या जारी करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN यहाँ पर है। IUCN का हेडक्वार्टर किधर है, जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ये परिचय इसका IUCN के बारे में तो देख सकते हो। इसकी उत्पत्ति हमारी 1948 में हुई थी। आपसे बोलेगा IUCN है जो हमारा इसकी IUCN, ठीक है, इसका गठन आज़ादी से पहले हुआ था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यह बोल देगा आज़ादी के बाद यहाँ पर हुआ था, तो हमारा एकदम करेक्ट है। यह बोल देगा इसका जो गठन था, राइट, ये 1950 के बाद यहाँ पर इसका गठन हुआ था। ठीक है, तो क्या गलत होगा, क्योंकि 1948 में हुआ था ये। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। सदस्यता क्या है, सरकारी, गैर सरकार संगठन और अनुसंधान संस्थान, यहाँ पर इसकी सदस्यता हो सकती है। ठीक है, उस सदस्यता से मतलब नहीं हमको। उद्देश्य क्या है, जैव विविधता संरक्षण, संधारणीय विकास को बढ़ावा देना और वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संबंधी नीति उसको आकार देना, ये हमारा इसका उद्देश्य होगा। ठीक है, आपसे पूछ सकता है जो हमारा IUCN है इसका क्या उद्देश्य है, क्यों बनाया गया ये। ठीक है, इसका उद्देश्य आपसे स्टेटमेंट देगा, जैव विविधता संरक्षण उसके विकास करना, ठीक है, संधारणीय विकास को बढ़ावा देना, वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संबंधी जो नीति उसको आकार देना। तो हमारे क्या तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको तीनों बातें सही बता रहे हैं यहाँ पर। इसकी पहल क्या हो सकती है, इसकी पहल है IUCN ग्रीन लिस्ट। ये प्रभावित संरक्षण क्षेत्रों को मान्यता देता है, और वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस संरक्षण संबंधी जो संवाद है उसके लिए यहाँ पर वैश्विक मंच तैयार करता है। ठीक है, और यहाँ पर जो जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए उसका आधारित उपाय का उपयोग करता है। कि मुख्य पहल आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, सिर्फ आपको ये उद्देश्य याद करना है और कब बना था, है ना, और इसका क्या परिचय, इसकी उत्पत्ति कब हुई थी, आपको याद रखना है। रिपोर्ट सूचकांक देखते हैं, एग्रीकल्चर एंड कंजर्वेशन। इस रिपोर्ट में कृषि और संरक्षण के बीच जटिल संबंधों के पर व्यापक रूप से चर्चा की गई है। रिपोर्ट में मुख्य बिंदु पर एक नजर देख सकते हैं। कृषि सीधे तौर पर IUCN संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट में यहाँ पर 34% प्रजातियों के खतरे में डालती है। IUCN की रेड लिस्ट में शामिल लगभग 17% प्रजातियाँ पर्यावास के रूप में यहाँ पर कृषि भूमि के रूप में यहाँ पर दर्ज की गई है। ठीक है, ये एक बार आपको रीड कर लेना है, इसका नोट्स आपको नहीं बनाना। ठीक है, क्योंकि इतना आपसे इतना डीप नहीं पूछेगा, ये पूछेगा तो IUCN को लेकर यहाँ पर जो ऊपर मैंने बताया वहाँ से पूछ सकता है, और बस इसका एक बार आपको रीड कर लेना कि क्या है। राइट, आगे प्रोटेक्टेड प्लेनेट रिपोर्ट, ये क्या है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है हमारी। ठीक है, ये आपको नोट्स में लिख लेना है अपने। ये जो हमारा प्रोटेक्टेड एरिया है यानी संरक्षित हमारे क्षेत्र है, इसको प्रभावशीलता का आकलन करता है। कौन, प्रोटेक्टेड हमारी जो प्लेनेट रिपोर्ट है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन जैसे जो प्रकृति आधारित समाधान है, क्या है, ये जलवायु परिवर्तन के समाधान के लिए प्रतिकूल जो हमारे अनुकूल उपाय हैं उसको बढ़ावा देता है। ठीक है, तो इनमें से सिर्फ एक पॉइंट हमारा ये लिखना है, बाकी आपको एक बार रीड कर लेना है इन दोनों को, इसको नोट्स में लिखना है। आगे देखते हैं, आगे है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है, ये क्या है, हेडक्वार्टर हमारा इसका है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, परिचय, ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य नवीन जमा समाधान विकसित करना और उनके लाभ पहुंचाना जो समुदाय वन्यजीवों और उनके निवास स्थानों में रक्षा करते हैं। इनकी उत्पत्ति कब हुई थी, इसकी स्थापना 1961 में स्विट्जरलैंड के मोर्गिस स्थित IUCN का मुख्यालय है विश्व वन्यजीव कोष के रूप में यहाँ पर की गई थी। ठीक है, 1985 में इसका नाम बदलकर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यहाँ पर कर दिया गया था। ठीक है,
वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो हमारा है, इस इंडिया की स्थापना 1969, ठीक है, कब 1969 में एक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में यहाँ पर की गई थी। ये विश्वव्यापी आंदोलन अर्थ आवर का आयोजन कराता है, ठीक है, ये आयोजन करता है। उत्पत्ति 2007 में सिडनी में लाइट्स ऑफ द मूवमेंट के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी। ये हर साल अलग अलग देशों में स्थानीय समय के अनुसार यहाँ पर मार्च में मनाया जाता है, ठीक है। और इसका जो हमारा प्रतीक होता है वो क्या होता है, पांडा होता है, राइट। देख सकते हो यहाँ पर कुछ परिचय इसका देख सकते हो, इंपॉर्टेंट है हमारा कि हमारा लाभकारी, आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि हमारा लाभकारी संगठन है, तो क्या गैर लाभकारी होगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। इसकी स्थापना हमारे आज़ादी के बाद हुई थी, ठीक है, 1961 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। ये कहाँ पर, मॉर्गेस में, ठीक है। आईयूसीएन के मुख्यालय हमारा विश्व वन्यजीव कोष है, उसके रूप में यहाँ पर पहले की गई थी, ठीक है, ये भी याद रखना है। और 1985 में इसका नाम बदलकर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड नेचर कर दिया गया, ये भी हमारा तो एक पॉइंट लिख लेना है आपको। WWF की स्थापना 1969 में एक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में की गई थी, और ये हमारा विश्वव्यापी आंदोलन अर्थ आवर के रूप में आयोजन इसका करता है। 5 से 6 पॉइंट इसके आपको लिख लेने, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड नेचर WWF ऐसे लिखना है, और ये 5-6 पॉइंट ऐसे करके आपको नोट कर देने हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर रिपोर्ट सूचकांक लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट क्या है, जारी करता है हमारा WWF, ठीक है। और रिपोर्ट की एक नज़र देख लेते हैं, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। पिछले 50 वर्षों में 1970 से 2020 में वनजू जो हमारी आबादी है उसमें 73% की गिरावट आई है। कितनी, 73% की यहाँ पर क्या गिरावट आई है इसमें। और ताजी जल में रहने वाले जीवों की संख्या में सर्वाधिक गिरावट है, जिसके बाद हमारे स्थलीय और समुद्री जीवों में भी आबादी में सबसे अधिक गिरावट देखने को मिली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि दुनिया भारत का उपभोग पैटर्न आपको अपना लेती है तो 2050 तक एक से भी कम पृथ्वी की 2050 तक एक से भी कम पृथ्वी की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका देखो इंपॉर्टेंट है, जो लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट दे रखा है। किस आपसे पूछेगा लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, हमारी जारी की जाएगी WWF, ठीक है। और ये क्या रिपोर्ट जारी करती है, इसमें इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पहला पॉइंट दे देगा किसके द्वारा जारी की गई, दूसरा पॉइंट दे देगा यहाँ से कि जो रिपोर्ट है इसमें देखा गया है कि जो हमारे पिछले 50 वर्षों में जो वनजू है उनकी आबादी में 50% से अधिक की गिरावट आई है। तो क्या हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब से बोलेगा अगर 50% से कम की गिरावट आई है तो कम, क्योंकि देखो एक डाटे आंकड़े को लेकर के क्वेश्चन पूछेगा, सिंपल से नहीं देगा कि 73% गिरावट आई है, तो कुछ बीच का पॉइंट लेके आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है आपको, ये पूरा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, आगे हमारा सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो गया, जलवायु परिवर्तन, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, हमारे जलवायु परिवर्तन इसके बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDCs यहाँ पर है। भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित यहाँ पे कुछ योगदान दिए गए। इसमें पेरिस समझौते के अनुसार प्रत्येक पक्षकार को अपना NDC तैयार करना होता है। NDC मतलब राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान तैयार करना होगा, जिससे क्या है उसके प्रत्येक 5 वर्ष में अपडेट करना अनिवार्य होता है, ठीक है। भारत ने अपना 2015 में पहला NDC यहाँ पर पेश किया था। अगस्त 2022 में भारत ने NDC को अपडेट भी किया है, ठीक है। 2030 के लिए मात्रा तक हमारे लक्ष्य क्या हो सकते हैं, इसको देख सकते हैं। देखो इसमें हमारा लक्ष्य क्या हो सकता है, 2005 के स्तर की तुलना में GDP के संदर्भ में उत्सर्जन तीव्रता को कम करना, ये हमारा 2030 का लक्ष्य बता रहा है, राइट। और गैर जीवाश्म ईंधन आधारित जो हमारे ऊर्जा संसाधन उसके कुल जो विद्युत है उसका निश्चित प्रतिशत हासिल करना, ठीक है। और 45% की कमी करना, किसमें, अपडेटेड हमारा जो NDCs में इसमें बताया गया था। इसमें पहले बताया था कितना, पहले 2015 वाले में 35% तक, और जो अपडेट किया गया था उसमें 45% तक कमी करना, ठीक है। ये आपसे तो नहीं पूछेगा क्वेश्चन बताता हूँ कहाँ से आ सकता है आपका। यहाँ पे बोल रहा है भारत ने 2022 के अपने अपडेटेड NDC गुणात्मक जो लक्ष्य है उसमें से प्राप्त करने के लिए कुंजी के रूप में यहाँ पर जन आंदोलन लाइफ जो पर्यावरण हमारी कुशल शैली वो यहाँ पर शामिल किया है, ठीक है। अपने क्वेश्चन में आते हैं, क्या क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये तो सिर्फ आपका डेटा बताया गया कि इतने से डेटने तक हमारा क्या यहाँ पर था। तो 1-2 डेटा याद कर सकते हो, जैसे कि 2005 के स्तर की तुलना में GDP के संदर्भ में उत्सर्जन तीव्रता को कम करना इसका टारगेट था, ठीक है। बस आपको एक ही पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ से आगे देखते हो, यहाँ से देखो क्या पढ़ना है आपको, यहाँ से ये चीज़ पढ़ना है। संबंधित यहाँ पे जो उदाहरण है ये भारत का पंचवर्त, ये क्या है, जो हमारे ग्लासगो में आयोजित COP26 जो हमारे शिखर सम्मेलन, इसमें भारत ने अपनी जलवायु प्रतिबद्धता के रूप में निम्नलिखित 5 जलवायु कार्रवाई के रूप में पंचवर्त की घोषणा की है। ये हमारा इसके तहत इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉइंट, ठीक है। 2030 तक गैर जीवाश्म जो ऊर्जा क्षमता उसको बढ़ाकर 500 गीगावाट करना इंपॉर्टेंट है। 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 50% हिस्सा अच्छे ऊर्जा में पूरा करना, ठीक है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा, 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन का 1 बिलियन टन की कमी करना, ठीक है। आपसे बोलेगा 1 मिलियन बोल सकते हैं यहाँ पर, राइट। यहाँ पर 50% हिस्सा बोल देगा, 40% हिस्सा बोल सकता है, यहाँ पर 50 गीगावाट बोल सकता है। तो कुछ ऐसे करके पॉइंट आपको गलत बता सकता है, ठीक है। आगे 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता है उसको 45% तक ज़्यादा करना, ठीक है। यहाँ पर लिखा क्या कम करना, तो क्या हो जाएगा, कम करना ही यहाँ पर आंसर होगा, ना कि ज़्यादा करना।
2070 तक नेट जीरो जो निवल शून्य है इसकी लक्ष्य को हासिल करना, ठीक है। आपसे बोलेगा 2050 तक नेट जीरो को यहाँ पर हासिल करना, तो क्या होगा 2070 होगा यहाँ, ठीक है। तो ये जो पांचों पॉइंट हमारे दे रखे हैं, ये पंचम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एक एक पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं, ठीक है। कि क्या यहाँ पर बोला कितना गीगावाट है और कितना यहाँ पर मिलियन है, ठीक है, कितना बिलियन है, ठीक है। ऊपर का इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना ये है, राइट। एक पॉइंट यहाँ से और इंपॉर्टेंट है, ये भारत की दीर्घकालिक नियम कार्बन जो रणनीति है, इसमें क्या है, इसमें UNFCCC द्वारा इसको LTLCDS सौंपी जाती है, जिसमें क्या होता है, भारत की हमारी दीर्घकालिक निम्न कार्बन विकास नीति है, इसको बोलते हैं, ठीक है। ये भारत ने 2022 में अपनी LTLCDS प्रस्तुत की। इस रणनीति के अनुसार देश में नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना और ट्रांसमिशन ग्रिड को अपडेट करने के यहाँ पर ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के विकास के लिए यहाँ पर भारी मात्रा में निवेश करने की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो एक बार ये पॉइंट याद कर सकते हो, लिख सकते हो पॉइंट आप, कि जो हमारा LTLCDS है ये कब क्या बोला है इसको लेकर, और ये आपके पांचों पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए, ठीक है। ऊपर का जो मैंने बताया था एक आपको सिर्फ इतना पढ़ लेना है कि क्या है ये, बाकी आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और अभिसमय के बारे में, ठीक है। पहले भी यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क और जो ऑन क्लाइमेट चेंज जो हमारा है इसको लेकर 29 जो हमारा सम्मेलन था, ठीक है, COP29, इसको यहाँ पे देखते हैं हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। UNFCCC, ठीक है, CCC, ओके, किसके लिए यहाँ पर बोल रखा है, परीक्षाकारों को सम्मेलन में कॉप के बारे में। जो हमारा कॉप जलवायु परिवर्तन है इसको लेकर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क में ये UNFCCC को लेकर यहाँ पर जो निर्णय था उसको देने वाली सर्वोच्च संस्था है। कॉप एक वार्षिक सम्मेलन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें UNFCCC के अंतर्गत देश की जो प्रगति है उसकी आकलन करने के लिए और समझौते करने के वार्ता करने के साथ यहाँ पर जो जलवायु परिवर्तन है उससे निपटने के लिए भी अपने यहाँ पर प्रतिबद्धता को बेहतर बनाते हैं, ठीक है। और ज्ञात है कि हमारा COP30 का आयोजन नवंबर 2025 में ब्राज़ील के बेलेम में होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। UNFCCC की जो पहली कॉप बैठक है ये 1995 में बर्लिन में जर्मनी में आयोजित की गई थी, ठीक है। तो एक पॉइंट ये, दूसरा ये, और ऊपर तीसरा पॉइंट ये पहला था, ठीक है। तो तीनों पॉइंट आपको ये याद रखने हैं। उसके बाद COP29 के यहाँ पर कुछ हमारे मुख्य आउटकम्स थे, क्या क्या थे, थीम क्या था इसका, जलवायु वित्त पर नया सामूहिक जो हमारा प्रमाणिक लक्ष्य है ये इसका यहाँ पर थीम था। इसको लेकर ये विकासशील देश हैं, इसमें जलवायु परिवर्तन के वित्त पोषण के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित करें थे, कौन कौन से। एक तो आपका वित्त पोषण को तिगुना करके 2035 तक इसे प्रतिवर्ष 3000 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक करना था, ठीक है। पिछला लक्ष्य कितना था, 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अभी कितना करना है, ये 35 तक 300 बिलियन डॉलर करना है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करना है कि हमारा जो इसका विकास है, मतलब विकासशील देशों के लिए यहाँ पर जो विवरण है क्या होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में 2035 तक 1.3 मतलब 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने का यहाँ पर प्रयास को बताया गया है, ठीक है। ये पॉइंट आपको नहीं बताना है, सिर्फ ये वाला पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आगे कार्बन बाजार और अनुच्छेद 6 आर्टिकल हमारा जो 6 कार्बन बाजार पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के लिए नियमों को अंतिम रूप दिया गया है। अनुच्छेद 6 में अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार के लिए एक तंत्र प्रावधान करेगा। इसके लिए यहाँ पर क्या कार्बन क्रेडिट व्यापार है और जलवायु जो कार्रवाई उसके लिए यहाँ पर वित्त पोषित करेंगे। ये हमारा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, हटाते हैं इसको, आगे देखते हैं। पारदर्शिता क्या होगी, इस दौरान संवर्धित हमारी जो पारदर्शिता फ्रेमवर्क है इसमें पारदर्शिता संबंधी जो सभी वार्ताएं हैं ये संपन्न, जैसे कि हमारा ETF जो है एक ऐसी प्रणाली स्थापित करता है जिसके तहत देश की अपनी जलवायु कार्रवाई को रिपोर्ट देते हैं, जिसमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, जलवायु शमन के प्रयास और अनुकूलन उपाय यहाँ पर शामिल होंगे, ठीक है। पेरिस समझौते के तहत 13 देशों द्वारा यहाँ पर पहली द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट यहाँ पर सौंपी गई है, ठीक है। कितने, 13 देशों के द्वारा। इसमें जो द्विवार्षिक है पारदर्शिता की रिपोर्ट देशों में ETF के तहत प्रस्तुत की जाने वाली नियमित रूप से रिपोर्ट देता है, ठीक है। और वैश्विक जलवायु पारदर्शिता पर बाकू घोषणा पत्र और बाकू जो हमारे वैश्विक जलवायु पारदर्शिता है इसके प्लेटफॉर्म भी यहाँ पर लॉन्च किए गए, ताकि क्या है ये इस पर हमारा जो BTR है, ठीक है, इस पर हमारा जो BTR मतलब द्विवार्षिक जो रिपोर्ट है इस पर सौंपी जा सके और ETF के पूर्ण कार्यान्वयन पर यहाँ पर मदद मिल सके, ठीक है। जो हमारी पारदर्शिता है इस पर मदद मिल सके, ठीक है। बाकू घोषणा क्या था, आप ये क्वेश्चन पढ़ सकते हो कि बाकू घोषणा को लेकर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाकू घोषणा क्या था, तो ये पॉइंट आपको यहाँ से इतना पढ़ना है। आगे देखते हैं अनुकूलन में क्या होगा। इसको बाकू अनुकूलन में रोड मैप के अनुकूलन पर बाकू जो हमारे उच्च स्तरीय वार्ता है इसका शुभारंभ किया गया था। उन्हें UAE फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल क्लाइमेट हमारे जो रेजिलियंस है इसको मजबूरी प्रदान करने के लिए पर शुरू किया गया था। ये रोड मैप पेरिस समझौते के तहत अनुच्छेद 7 के अनुरूप जो अनुकूल कार्रवाई थी इसको लागू करने में यहाँ पर मदद करेगा, ठीक है। अल्प विकसित देशों के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन योजनाएं जो हैं इसको लागू करने हेतु एक सहायता कार्यक्रम की स्थापना करना, ठीक है।
ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, बस ये वाला पॉइंट जो मैंने ऊपर बोला था बाकू के लिए, ये आपको याद रखना है। बाकू जो हमारा घोषणा पत्र क्या है, बाकी और कुछ यहाँ से नहीं देखना है। आगे देखते हैं, देशज लोक एवं स्थानीय समुदाय, ये क्या है? देखो बाकू कार्य योजना ये क्या है, ये तो नहीं पूछेगा, इसको हटाते हैं। यहाँ से देखते हैं, निम्नलिखित 3 फोकस क्षेत्र हमारे जो देशज लोगों के स्थानीय समुदाय के लिए होंगे। एक तो हमारा 2025 में शुरू होगा जो पहला, ज्ञान आदान प्रदान को बढ़ावा देना, सक्रिय भागीदारी क्षमता को निर्माण करना, और जो जलवायु नीति है इसकी कार्यवाही जो है उसमें विविध मूल्यों को लेकर यहाँ पर ज्ञान आधारित प्रणालियों को शामिल करना। यहाँ पे पूछेगा कि जो हमारे देशज लोग थे इनको लेकर स्थानीय समुदाय के लिए 3 फोकस क्षेत्र हमारे थे, ठीक है। वो फोकस क्षेत्र इनमें से कौन से हैं, ये तीनों पॉइंट आपको ये याद रखने हैं। एक तो हमारा ज्ञान को आदान प्रदान करके इनको बढ़ावा देना, ठीक है, और सक्रिय भागीदारी के रूप में क्षमता का निर्माण करना, ठीक है, बढ़ावा देना, निर्माण करना क्षमता को, और इनकी कार्रवाइयों में मूल्यों पर आधारित यहाँ पर प्रणालियों को शामिल करना। तो 3 हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आगे देखते हैं, और ये सब कुछ नहीं पढ़ना है। आगे जेंडर और जलवायु परिवर्तन, जेंडर और जलवायु परिवर्तन संबंधित जो हमारी लीमा वर्क प्रोग्राम इसके अगले 10 वर्षों के लिए पर बढ़ाया गया है, ठीक है। तो हमारा क्या लीमा वर्क प्रोग्राम आपको पता होना चाहिए क्या है। ये 2014 में COP20 के दौरान यहाँ पर जो लीमा प्रोग्राम की इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, 2014 में। इसका क्या है 10 साल पूरा हो चुका है, तो हमारा इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन लीमा प्रोग्राम को लेकर, ठीक है। दूसरा उद्देश्य इसका क्या है, जो हमारे लैंगिक संतुलन है इसको बढ़ावा देना, और UNFCCC जो है उसके पेरिस जो समझौते हैं उसके तहत जलवायु नीति के लिए बार लैंगिक पहलुओं पर शामिल करना, और COP25 में पक्षकारों को 5 वर्षीय जो हमारे संवर्धित इसमें लीमा फ्रेमवर्क जो है लीमा प्रोग्राम है उस पर सहमति व्यक्त के साथ साथ यहाँ पर इसके जेंडर एक्शन पर भी प्लान की शुरुआत की गई है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा इसका इंपॉर्टेंट है, जो लीमा हमारा यहाँ पर प्रोग्राम है या लीमा प्रोजेक्ट ही है, ठीक है। तो इसको आपको कवर करना है, किसका 10 साल पूरा हो रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको किसी भी पॉइंट से लेकर क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे बोला है COP20, ठीक है, तो क्या बोल सकता है COP19 बोल सकता है यहाँ पर, ठीक है। ये मतलब आपको पॉइंट दे सकता है, और यहाँ पर बोल सकता है लैंगिक संतुलन को कम करने के लिए बोल सकता है, यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए, राइट। पेरिस समझौते के यहाँ पर बोल सकता है UNFCCC, और यहाँ पर दे सकता है आपका बॉन कन्वेंशन या कुछ और यहाँ पर दे सकता है, पेरिस समझौता नहीं देगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि कितने, और 5 वर्षीय संबंधित है, आपसे बोलेगा ये 10 वर्षीय था। तो कुछ कुछ की पॉइंट आपको यहाँ से कवर करना है, जब पूरा पढ़ोगे आप तो आपको खुद यहाँ से समझ आएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे लंबित कुछ मुद्दे हैं, इसको देखते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, सिर्फ उसको देखेंगे। इसको हटाते हैं, यहाँ से नहीं पूछेगा क्वेश्चन। आगे देखते हैं, जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन जो हमारा है UNFCCC, इसके बारे में उत्पत्ति इसकी 1992 में रियो डी जेनेरियो जो हमारा उसमें आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते की प्रस्तुति यहाँ पर किया गया था, और 1994 में इसे पक्षकारों द्वारा अपना भी लिया गया था। 92 में और पक्षकारों द्वारा 94 में अपनाया गया था, तो इसका 10 साल पूरा हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट बन जाता है। मुख्यालय का है बॉन, जर्मनी। उद्देश्य इसका क्या है, वायुमंडल ग्रीन हाउस गैस है उसके लिए शांतता संतुलित करना, ताकि जो हमारी जलवायु प्रणाली है उसमें खतरनाक जो मानव जनित जो हस्तक्षेप है उसको रोका जा सके। और हस्ताक्षर करता है यहाँ पर कौन है, लगभग सार्वभौमिक सदस्यता भारत के सहित 198 पक्षकार, भारत भी इसमें शामिल है, ठीक है। इसके मुख्य समझौते क्या है, एक तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का, ठीक है, जो हमारा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन उसको बाध्यकारी प्रतिबद्धताएं शामिल करना, और पेरिस समझौता 2015 ये हमारे क्या वैश्विक तापमान की वृद्धि को 2 डिग्री से नीचे और 1.5 डिग्री तक सीमित करने का लक्ष्य का प्रावधान को बढ़ावा देता है, ठीक है, हमारा वैश्विक समझौता है। तो ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो आपका UNFCCC, ठीक है, ये आपको कवर करना है क्योंकि हमारा इसका 10 साल पूरा हो चुका है जब ये अपनाया गया था इसको लेकर, ठीक है। एक जो मैंने ऊपर बताया वो अभी 10 साल पूरा हुआ है, और इसका भी 10 साल पूरा हो चुका है, तो इंपॉर्टेंट है ये भी। इसको लेकर क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, और ये भी पूछ सकता है कि UNFCCC जो है इसके क्या काम होते हैं। आप इसको जाके जो भी स्टैटिक आप यहाँ से पढ़ रहे होगे, ठीक है, स्टैटिक की जो भी नोट्स आपके पास होंगे या बुक होगी वहाँ पे जाके इसके बारे में आप कवर कर लोगे, ठीक है। जितना मैंने बताया तो ठीक है, बाकी और जाके थोड़ा डीप पढ़ लेना है। जैसे कि यहाँ पर यूज हुआ क्योटो प्रोटोकॉल को और पेरिस समझौते, ये दोनों आपको यहाँ से बहुत अच्छे से कवर करने हैं, ठीक है। इसका देखो पेरिस समझौते का क्या है, 10 साल पूरा होने वाला है, पूरा हो एक तरह से पूरा हो ही जाएगा, ठीक है। 2015 है तो 10 साल इसका पूरा हो गया एक तरह से, तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये हमारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन दोनों की तहत यहाँ पर ये हस्ताक्षर करता था प्रमुख संधियाँ थी एक तरह से, ठीक है। तो दोनों आपको यहाँ से कवर करनी है। आगे देखते हैं, COP29 है। इसमें देखो कुछ पहले ही घोषणा की गई थी, जिसमें से क्या हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसको हटाते हैं। मेथेन फ्रॉम जो ऑर्गेनिक वेस्ट डिक्लेरेशन, हाँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो ये इसको देखते हैं, ये 2021 में आयोजित COP26 में शुरू की गई ग्लोबल मीथेन हमारे प्लेज जो GMP है, ये क्या था,
ये लागू करने का समर्थन करता है। हस्ताक्षर करता कौन है? इसका घोषणा पत्र पर 35 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। ये देश ऑर्गेनिक अपशिष्ट के 47% जो हमारे वैश्विक मीथेन है उसके उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार होंगे। इस घोषणा पत्र का भारत हस्ताक्षर नहीं है, मतलब भारत इसमें हस्ताक्षर नहीं किया हुआ है। ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत देश का क्या है, मेंबर है, तो क्या गलत है। मीथेन फ्रॉम जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट डिक्लेरेशन है इसमें, राइट। आगे देखते हैं, ये हमारा पढ़ना है आपको। दूसरा, ग्लोबल एनर्जी स्टोरेज एंड ग्रिड प्लेज, ये भी हमारा पढ़ना है क्योंकि COP29 की यहाँ पर इसने प्रेसिडेंसी की थी और हमारा उद्देश्य क्या 2030 तक इसका लक्ष्य तय करना। क्वेश्चन पूछेगा 2029 तक, तो क्या गलत हो जाएगा, 2030 तक हमको करना है। ठीक है, आगे वैश्विक स्तर पर ऊर्जा क्षेत्र में 1500 गीगावाट ऊर्जा के भंडारण की स्थापना करना और 2022 के स्तर पर ये 6 गुना अधिक करना। ठीक है, वैश्विक ग्रिड स्थापित करने के लिए लक्ष्य इसका क्या 25 मिलियन जो किलोमीटर इसको ग्रिड से जोड़ना और नवीनीकरण यहाँ पर शामिल करना, राइट। तो क्या हो जाएगा, दोनों में से हमारे ये इंपॉर्टेंट है। क्या यहाँ से देखो, ये तो आपको पूरा पढ़ना है, लेकिन ये वाला आपको सिर्फ इतना पढ़ना है। 2030 इसका उद्देश्य लक्ष्य था और वैश्विक जो हमारा था इसको 1500 गीगावाट जो था उसको यहाँ पर करने को लक्ष्य रखा गया। तो ये सिर्फ इतना पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपको नहीं करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। हरित ऊर्जा प्लेग जो हमारा हरित ऊर्जा क्षेत्र गलियारा, इसको लेके देखते हैं। ये आपसे नहीं पूछेगा, इसको हटाते हैं। ठीक है, आगे और अगला है हाइड्रोजन घोषणा पत्र। ये हमारा इंपॉर्टेंट है, COP29 प्रेसिडेंसी की इसमें। तो इसका उद्देश्य क्या है, स्वच्छ हाइड्रोजन के उत्पादन को उपयोग में तेजी लाना। ठीक है, ये हमारा गैर कानूनी बाध्यकारी घोषणा पत्र। आपसे बोलेगा जो हमारा ये हाइड्रोजन घोषणा पत्र था, ये हमारा COP29 की प्रेसिडेंसी की गई थी और ये हमारा एक कानूनी बाध्यकारी घोषणा पत्र है। तो क्या गलत हो जाएगा, क्योंकि गैर कानूनी बाध्यकारी है। ठीक है, और इसमें भाग लेने वाले देशों में से राष्ट्रीय कानून किसी भी प्रकार का बदलाव करना अनिवार्य नहीं होता है। ये हमारा पूरा इंपॉर्टेंट है इसके। ठीक है, आगे देखते हैं। किसानों के लिए बाकू आर्मेनिया जलवायु पहल, ये क्या है, ये तो नहीं पूछेगा आपसे, इसको हटाते हैं। आगे जलवायु वित्त कार्रवाई कोष CFAF। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ये भी हटाते हैं, इसको भी आगे देखते हैं। और जलवायु वित्त निवेश और व्यापार जो बाकू का पहल है, इसको हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा इसका उद्देश्य क्या है, यहाँ पर UNFCCC आ रहा है क्योंकि हमारा न्यूज़ में है और अभी इसका 10 साल ही पूरा हुआ है। जहाँ पर UNFCCC आएगा वो सब योजनाएं भी जितनी हैं, ठीक है, वो और जितने यहाँ पर इसने कुछ निकाल रखे हैं प्रोग्राम, वो सब आपको यहाँ पर कवर करना है। जैसे कि COP29 में प्रेसिडेंसी इसने की, ठीक है, और इसका उद्देश्य कि जो हमारा ये UNFCCC और पेरिस समझौते इसके अनुसार जलवायु वित्त निवेश को और व्यापार को सुनियोजित उपयोग के माध्यम से देशों की जो हमारे जलवायु संबंधी व्यापार है लक्ष्य है उसको कार्रवाई को आगे बढ़ाना। ठीक है, ये हमारा इसका पहल होगी बाकू की। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और बाकी जो मैंने ऊपर बताया आपको 2-3 ये सब इतने कवर नहीं करने हैं आपको। ठीक है, वरना ये सब आपके मिक्स हो जाएंगे एक में कि हाँ क्या मैंने किसका पढ़ा था, जो एग्जाम में आ सकता है। सिर्फ मैं वो चीज़ आपको यहाँ पर डिस्कस करा रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। और आगे है ग्लोबल मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म GMP। ये क्या है, यहाँ पे देखो ये सिर्फ इतना पॉइंट आपसे पूछ सकता है जो हमारे ग्लोबल मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म है। पहला यहाँ पे पॉइंट क्या पूछ सकता है कि इसका उद्देश्य जो हमारा है उभरती हुई जो हमारी विकासशील अर्थव्यवस्था है उसको अत्यधिक उत्सर्जन वाले जो उद्योग है उसमें डिकार्बोनाइजेशन में कमी लाना। तो क्या गलत हो जाएगा, इसमें तेजी लाना। एक पॉइंट आपसे ये पूछ सकता है। दूसरा, इनके कार्य क्या होते हैं। ठीक है, कार्य होते हैं जो उद्योग है उसकी तकनीकी को वित्तीय समाधान से जोड़ना, और भूमिका होता है डिकार्बोनाइजेशन संबंधी जो अनुरोध हैं उसको दर्ज कराने जो के लिए पर देशों के लिए सिंगल पॉइंट गेटवे के रूप में काम करना। ठीक है, एक तो पहला पॉइंट उद्देश्य और दूसरा पॉइंट इसकी भूमिका, ये दोनों हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं GMP में। ठीक है, आगे देखते हैं। हरित डिजिटल कार्रवाई पर घोषणा पत्र, इसका उद्देश्य क्या है। COP29 में इसकी प्रेसिडेंसी की गई थी और उद्देश्य इसका जलवायु जो संबंधी हमारी कार्रवाई इसमें तेजी लाने के लिए संधाड़ी विकास है इसको बढ़ावा देना और डिजिटल हमारी अवमानना को समाप्त करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों को उपयोग करना है इसका। ठीक है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। ये इतना पूरा उद्देश्य इसका इंपॉर्टेंट है और ये भी पूरा हमारा जो उद्देश्य था इसका और भूमिका थी, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आपका है कंटिन्यूटी जो आपका कोएलिशन फॉर क्लाइमेट एंड हेल्थ, इसमें क्या है देखते हैं। उद्देश्य पिछले COP में सम्मेलन में की गई स्वास्थ्य जो हमारी संबंधी प्रतिबद्धता थी इसके लिए कार्रवाई को आगे बढ़ाना और जलवायु जो हमारी कार्रवाई इसको स्वास्थ्य बेहतर को लेकर एकीकृत करना। ठीक है, ये भी आपको इसका उद्देश्य करना है, राइट। आगे देखते हैं। एक बार देखो एक पेज बना लो, इनमें सब जितने मैं बताता जा रहा हूँ सम्मेलन और जितने हमारे घोषणा पत्र हैं ये आपको एक लिख सकते हो, ऐसे करके बनाओ और यहाँ पे साइड में लिख लो क्या इसका उद्देश्य है, इसका क्या उद्देश्य है, तो आपको एक अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। बाकू डायलॉग ऑन वाटर फॉर द क्लाइमेट एक्शन, ये हमारा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है इस बार क्योंकि बाकू भी न्यूज़ में है और यहाँ पर हमारा जो ये
इसको लेकर पूछ रहा है तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि उद्देश्य क्या है, देखो कॉप हमारे जो सम्मेलन है इसमें जल के साथ साथ जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता की हानि, प्रदूषण और मरुस्थलीकरण के साथ साथ जल की परस्पर क्रिया को समझना, उस पर काम करना, ये हमारा क्या इसका उद्देश्य होगा। आपसे बोलेगा कि जो हमारा बाकू डायलॉग था ऑन वाटर क्लाइमेट एक्शन, इसका उद्देश्य था कि जो जल है, ठीक है, जल यहाँ पर जल को लेके यहाँ पर बोलेगा कि जल की परस्पर क्रिया को समझना और उस पर काम करना तथा उसको स्वच्छ लोगों तक जो पहुँचाना, ठीक है। सिर्फ इसका जल का ही उद्देश्य है, जो इसके यहाँ पर सफाई करना है ना, इसको लेकर यहाँ पर देख रेख करना। और यहाँ पर जबकि बोलेगा जलवायु परिवर्तन को लेकर यहाँ पर प्रदूषण से यहाँ पर कोई इसका मतलब नहीं है, ठीक है। प्रदूषण या मरुस्थलीकरण को लेकर यहाँ पर इसमें नहीं बताया गया, ऐसा कुछ करके आपसे बोलेगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये गलत होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर हमारा मरुस्थलीकरण और जल को लेकर भी यहाँ पर बात कर रहा है और प्रदूषण को लेकर भी बात कर रहा है, बल्कि और हम यहाँ पर जैव विविधता को लेकर भी बात कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका यहाँ पर वाटर फॉर क्लाइमेट एक्शन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वाटर यहाँ पर होगा, ये चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो पूरा उद्देश्य इसका हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये ठीक है, आगे देखते हैं। और आगे है 1.5 डिग्री पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन क्लाइमेट ट्रांजिशन, जो हमारा प्रोग्राम है, इसका लक्ष्य 2025 तक है। ये वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री तक सीमित रखने का यहाँ पर लक्ष्य था, वो बढ़ावा देना 2025 तक लक्ष्य, क्योंकि 2025 चल रहा है, इस वजह से हमारा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें 2025 का लक्ष्य था और इसने अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये इसका लक्ष्य है और प्राप्त करने के लिए निजी और सरकार के जो बीच मजबूत सहयोग को बढ़ावा देना। आपसे दूसरा स्टेटमेंट बोलेगा, पहला बोलेगा इसने जो हमारा 2025 तक इसने पूरा किया, ठीक है, तो वो तो पता नहीं भी पूरा किया नहीं, इसको देखते नीचे। दूसरा स्टेटमेंट है, ये बोला है कि इसने जो इसके क्षेत्र में जो हमारे से प्राइवेट सेक्टर है वो यहाँ पर इसमें सहयोग को बढ़ावा देंगे, जबकि यहाँ पर सरकारी क्षेत्रों को यहाँ पर शामिल नहीं किया गया। तो क्या गलत होगा, क्योंकि सरकारी और प्राइवेट दोनों यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है। वित्तीय क्षेत्र में एकजुट करना और ट्रांजिशन प्लान को निर्माण करना और FC4S सदस्यता सहित यहाँ पर जो हमारे स्थानीय क्षेत्रक हैं, वित्तीय क्षेत्र के केंद्र, उनके माध्यम से काम करना, राइट। यहाँ पर देखो कुछ दिया नहीं है कि इसका क्या लक्ष्य है, 2025 तक इसने क्या प्राप्त किया, कितना किया, इसका पूरा हुआ या नहीं। देखो अगर यहाँ पर पूरा हो जाता या पूरा नहीं होता तो इसका मतलब था कि हमारा 2025 में ये जो हमारी जो योजना थी 2025 तक थी, तो और किसी मंथ में पूरी होगी, क्योंकि भी देखो दिसंबर जनवरी चल रहा है, ठीक है, जनवरी फरवरी हमारा चल रहा है ये, तो वहाँ तक तो पूरी नहीं हुई अभी जो मैगजीन जहाँ तक आई है। उसके बाद शायद से दे सकता है जो हमारा फरवरी मार्च की जो अपडेटेड मैगजीन आएगी ना, उसमें ये टॉपिक को शायद कवर करा सकता है, राइट, कि हमारा 2025 में ये पूरी हो गई है, राइट। बाकी आपको यहाँ से देख लेना है, जो 25 अभी जो आनी है जनवरी और फरवरी की मैगजीन जो रहेगी हमारी करंट की PT 365, उसमें ये टॉपिक शायद से आपका कवर होगा, ठीक है। तो वहाँ से भी कवर कर लेना अगर रहेगा तो, राइट। आगे देखते हैं, और होगा तो मैं आपको बताऊँगा वहाँ पर, ठीक है। अन्य पहले क्या हो सकती हैं, अन्य पहले यहाँ पर, अन्य पहले में इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर देखो ये इंपॉर्टेंट है, हाइड्रो फॉर नेट जीरो LAC पहल, इसका उद्देश्य हमारा जो संधारणी जल विद्युत अवसंरचना इसका विकास और आधुनिकीकरण करना, जिसमें ऊर्जा प्रणालियों के जो हमारे रेजिलेंस हैं इसमें स्टेबिलिटी को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। ये हमारे क्या है, ये जो हाइड्रो फॉर नेट जीरो LAC पहल है, ये क्या है, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, हाइड्रो फॉर नेट जीरो LAC पहल क्या होता है, ठीक है, याद रखना है। आगे देखते हैं, ग्लोबल अलायंस फॉर पम्प्ड स्टोरेज GAPS, इससे 30 से अधिक सरकारों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने समर्थन शुरू किया, ये नहीं पूछेगा आपसे। रेजिंग एम्बिशन एंड एक्सेलरेटिंग जो डिलीवरी ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस रिपोर्ट है, ये भी आपसे नहीं पूछेगा, हटाते हैं। सिर्फ एक आपका यही पढ़ना था जो हाइड्रो जो नेट जीरो था इसको लेके। आगे देखते हैं, COP29 और भारत, यहाँ पे देखते हैं, इसमें भारत ने UNFCCC COP29 के पूरे सत्र में जलवायु वार्ता संबंध को अपना यहाँ पर रोक स्पष्ट किया है। इसमें से भारत ने प्रतिवर्ष 1.3 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य यहाँ पर प्रस्तावित किया था, ठीक है। अपने टॉपिक पे आते हैं जो इंपॉर्टेंट है। भारत ने मिटिगेशन फ्रेम प्रोग्राम के दायरे में परिवर्तन और पेरिस समझौते के तहत यहाँ पर तापमान संबंधित लक्ष्य उसको बदलाव के यहाँ पर जो प्रयास है उसको विरोध किया यहाँ पर इसमें, ठीक है। और क्या पूछ सकता है पेपर में, इसको देख लेते हैं, इसको हटाते हैं, ये भी नहीं पूछेगा आपसे। COP29 के दौरान आयोजित किए गए विभिन्न योजना और यहाँ पर भागीदारी, ये यहाँ से इसको रीड करते हैं, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ से। आपदा रोधी जो संरचना इसको अनुकूल रणनीति में एकीकृत करना, ठीक है। और लघु द्वीपीय जो विकासशील देश है इसको SIDS, ठीक है, SIDS में 12 परियोजनाओं के लिए यहाँ पर $8 मिलियन की सहायता यहाँ पर घोषणा की गई है। ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट इतना हमें डाटा नहीं याद करना है, ठीक है। आगे देखते हैं, और लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, इसमें बैठक में सदस्यों में इसे भारत में और स्वीडन द्वारा आयोजित किया गया था। ये निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर ट्रांजिशन गति को यहाँ पर प्रदान करने के लिए सरकारों का जो उद्योग जगत है उसमें एकजुट करना या उसका साथ
में काम करना। ठीक है, तो हमारा ये लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत और स्वीडन के बीच यहाँ पर आयोजित किया गया था। ग्लोबल साउथ के लिए एनर्जी ट्रांजिशन, ये क्या होगा, इसे भारत और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA द्वारा यहाँ पर आयोजित किया गया था। ISA का हेडक्वार्टर किधर है, गुड़गांव में। ठीक है, और ये जो हमारे आयोजन विकासशील देशों के लिए एनर्जी ट्रांजिशन में सौर ऊर्जा की जो भूमिका उस पर ध्यान केंद्रित करेगा और भारत स्वीडन इंडस्ट्री को ट्रांजिशन पार्टनरशिप यहाँ पर व्यापार करेगा। ठीक है, तो हमारा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसका एक लीडर्स ये यहाँ से लेके इतना। ठीक है, ये आप यहाँ से कवर कर सकते हो, पढ़ सकते हो। देखो सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनाएगा, आपको यहाँ पे स्टेटमेंट पर लेकर क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। आगे अनुच्छेद 6 आर्टिकल 6 क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि कार्बन क्रेडिट दुनिया में उसके लिए हम पर वार्ता को लेकर COP29 में अंतिम रूप यहाँ पर दिया गया है इसके बारे में। ठीक है, इसमें कार्बन बाजार संबंधित जो साधन है उसको लेकर यहाँ पर विवरण दिया गया। इसने ये देशों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान की दिए हैं, जिसमें से स्वैच्छिक जो योगदान है या सहयोग है उसको करने में सक्षम बनाएगा। राइट, कार्बन बाजार एक क्या व्यापारिक हमारा प्रणाली है जहाँ कंपनियाँ कार्बन क्रेडिट खरीदकर अपनी जो ग्रीन हाउस गैस हैं उसके उत्सर्जन की भरपाई करती हैं। ये क्रेडिट उन परियोजनाओं से प्राप्त होते हैं जो उत्सर्जन को कम कर सकती हैं या उत्सर्जन रोकने के लिए यहाँ पर काम करती हैं। ठीक है, आमतौर पर क्या है, व्यापार योग जो एक कार्बन क्रेडिट एक मेट्रिक टन यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके बराबर के किसी अन्य जो ग्रीन हाउस गैस है उसके उत्सर्जन में कमी को यहाँ पर प्रच्छादन से रोकथाम में बराबर यहाँ पर योगदान देती हैं। ठीक है, तो ये तो नहीं पढ़ना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा कार्बन क्रेडिट की यहाँ पर शुरुआत की गई थी। ठीक है, एक तो ये पॉइंट पढ़ना है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर बता देता हूँ मैं। एक तो ये, ठीक है, ये यहाँ से लेके इतना, ये जो यहाँ पर बोल रखा है कार्बन बाजार एक व्यापारिक प्रणाली जहाँ पर इसको खरीद कर क्रेडिट करती है उन परियोजनाओं में प्राप्त होते हैं जो ये देखो दोनों पॉइंट ये पढ़ने हैं और जो कुछ यहाँ पर इसके जो क्या क्या परियोजनाओं से प्राप्त हो सकते हैं ये 2 पॉइंट ये, और एक आपका 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा शुरू की गई थी, तो करीब 4 पॉइंट आपको यहाँ से कवर करने हैं। और देखते हैं अनुच्छेद 6 के अंतर्गत कुछ प्रणालियाँ, जैसे कि अनुच्छेद 6 में हमारा बाजार आधारित यहाँ पर कुछ प्रणालियाँ हैं और गैर बाजार आधारित कुछ यहाँ पर प्रणाली दी हुई है। ठीक है, इसमें से हमारा देखो आर्टिकल जो 6.4 है इसमें दे रखा है कि 6 का 4 जो हमारा है इसमें कि जो हमारे UNFCCC की निगरानी के लिए एक हस्तांतरण के आधारित एक केंद्रीकृत प्रणाली जिसे पेरिस एग्रीमेंट के तहत यहाँ पर क्रेडिटिंग मैकेनिज्म के रूप में यहाँ पर नाम दिया गया है इसको। राइट, अनुच्छेद 8 में क्या है, मतलब 6.8 में दे रखा है, इसमें वित्त प्रौद्योगिकी हस्तांतरण क्षमता का निर्माण और माध्यम से संबंध अनुकूलन को लेकर बढ़ावा देना जो हमारे गैर बाजार आधारित यहाँ पर प्रणाली में शामिल होंगे। तो ये आपसे कुछ नहीं पूछेगा इतना। ठीक है, इसको हटाना है। आगे देखते हैं, बस ये देखना है कि अनुच्छेद हमारा 6 था ये न्यूज़ में था और इसको लेकर आपको जो मैंने ऊपर 3 से 4 पॉइंट बताया उतना आपको देखना है। ठीक है, और यहाँ से कुछ नहीं करना है आपको, सीधे से आ जाना है इधर 6.2 ये यहाँ पर बोल रखा है कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपका एडजस्टमेंट के बारे में पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6.2 ये क्या है, इसके तहत क्या है, जो हमारे NDCS के तहत विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों को उपायों के आधार पर यहाँ पर 3 अलग अलग स्थितियों में बनाए रखा गया है। जैसे कि हमारा GHG जो हमारा ग्रीन हाउस गैस मैट्रिक्स है इसको धारण के लिए पूरी अर्थव्यवस्था का वार्षिक ग्रीन हाउस यहाँ पर उत्सर्जन स्तर है, और GHG जो हमारा मैट्रिक्स है गैर GHG मैट्रिक्स में क्या होगा, इसमें उदाहरण के लिए हमारा नवीकरण ऊर्जा की स्थापित क्षमता में मेगावाट में होना। ठीक है, और नीतियाँ और उपाय क्या होंगे इसके, किसी देश में NDC के उपाय लागू की गई नीतियाँ उसके उपाय यहाँ पर होंगे। ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए नहीं लग रहा है कि पूछेगा आपसे। ठीक है, हटाते हैं इसको भी, आगे देखते हैं। और आपको अगर लगता है कि हाँ कुछ मुझे पढ़ना चाहिए इसको GHG को लेकर तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन पेपर में क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते के तहत हमारी जो कार्बन ट्रेडिंग है इसकी तुलना यहाँ पर देखो, क्योटो प्रोटोकॉल दे रखा है और पेरिस समझौते यहाँ पर अनुच्छेद 6 दे रखा है। भागीदार और यहाँ पर दायरा, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये विकसित देशों और तक सीमित था तथा परियोजनाओं को विकासशील देशों में लागू किया जाता था। ये आपको याद रखना है, विकसित तक सीमित था और यहाँ पर विकासशील में लागू करते थे इसको। इसमें सभी देशों को शामिल यहाँ पर किया गया है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। पेरिस समझौता और आपका जो क्योटो प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या था, यहाँ पर विकासशील देशों में लागू किया गया था, यहाँ पर सभी देशों में लागू किया गया, ये दोनों में अंतर है। दूसरा, अनुकूलन संबंधी जो हमारे वित्त पोषण, इसमें क्या होगा, CDM जो परियोजना है, ठीक है, इसमें प्राप्त आय का हिस्सा अनुकूल कोष के तहत यहाँ पर किया जाएगा, और ये हमारे किया जाएगा जो 5% हिस्सा है वैश्विक अनुकूलन कोष से यहाँ पर दिया जाएगा इसका। ठीक है, आगे क्या है, बाजार का दायरा क्या होना चाहिए, इसका दायरा ये परियोजना आधारित जो मैकेनिज्म इस पर केंद्रित था, जैसे कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। ठीक है, और आपका संयुक्त कार्यान्वयन, ये इसमें क्या होगा, ये बाजार आधारित था और गैर बाजार आधारित दृष्टिकोण दोनों यहाँ पर शामिल थे इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं।
जो लेगेंसी यहाँ पर क्रेडिट है इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पर बोला है लेगेंसी क्रेडिट में जो उपयोग है उसकी अनुमति नहीं है, जबकि केवल 2013 के बाद से कार्बन क्रेडिट यहाँ पर उपयोग किए जाने लगे। ये आपसे नहीं पूछेगा और ये भी आपसे नहीं पूछेगा। आपके सिर्फ ऊपर के 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ये वाले कौन से, ये दोनों आपके सिर्फ इंपॉर्टेंट हैं, बाकी आपको नीचे कुछ नहीं पढ़ने। आगे देखते हैं। और जलवायु वित्त ये क्या है। विकासशील देशों ने जलवायु वित्त पर बढ़ाए गए जो नए सामूहिक हमारे परिमाणित हैं लक्ष्य हैं, इसकी यहाँ पर निराशा व्यक्त की है। नए सामूहिक परिभाषित लक्ष्य क्या है इसमें बारे में देखते हैं। 2025 के बाद जलवायु वित्त संबंधित लक्ष्य हैं, इसमें निर्धारित करने के लिए COP21 में NCQS को प्रस्तावित यहाँ पर किया गया था। ठीक है, पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9 में प्रावधान है कि इस समझौते के पक्षकार विकसित देश, पक्षकार हमारे विकासशील देशों की सहायता के लिए वित्तीय संसाधन यहाँ पर क्या उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, और ये हमारे यहाँ पर COP21 और यहाँ पर NCQS है, इसके बारे में कुछ प्रस्तावित यहाँ पर बात बताई गई है। राइट, तो देखो यहाँ पे इसके बारे में देख लेते हैं। जलवायु वित्त है क्या, इसके बारे में देखते हैं क्या है ये। ठीक है, ये तो हमने बताया कि क्या इसके लक्ष्य थे और क्या इसके बारे में देख सकते हैं ये क्या है। ये हमारा जलवायु वित्त सार्वजनिक, निजी या जो अन्य स्रोत हैं उसमें स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलने वाली जो फंडिंग है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जलवायु जो परिवर्तन है उसके प्रभाव को ठीक है, अधिक सुभेद विकासशील जो देश है उसके लिए जलवायु परिवर्तन को निपटने के समन्वय और अनुकूलन के लिए यहाँ पर प्रयास करना। ठीक है, ये हमारा क्या इसका, इसके बारे में बता सकते हो। ये क्या है, इसके कुछ घटक भी होते हैं या उसके कुछ मुख्य तथ्य हैं, जैसे कि UNDP यूनाइटेड नेशन जो हमारा डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसके अनुसार जलवायु वित्त का 90% हिस्सा समन कार्यों के लिए जाता है, संबंधी कार्यों में जाता है। और क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव के अनुसार मौजूदा हमारे जो जलवायु निवेश है लगभग उसका 94% या तो ऋण का लगभग इक्विटी पर यहाँ पर जो लाभ की मंशा रखने वाले जो निवेश है उसके माध्यम से प्राप्त होगा इनको। ठीक है, तो हमारे दो जो इसके तथ्य हैं ये इंपॉर्टेंट है जो जलवायु वित्त के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला यहाँ पर है UNFCCC के अंतर्गत जो हमारे वैश्विक जो कुछ तंत्र हैं इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे जो हमारे कुछ महत्वपूर्ण रहेंगे इंपॉर्टेंट है उसको सिर्फ यहाँ पर देखेंगे और सब आपको नहीं करना है। ठीक है, ग्रीन क्लाइमेट फंड ये हमारा इंपॉर्टेंट है GCF। राइट, इसको देखते हैं। इसी वर्ष 2010 में आयोजित COP16 के दौरान पर स्थापित किया गया था। इसके तहत विकसित देशों ने यह प्रतिबद्धता व्यक्त की थी कि जो 2020 तक प्रति वर्ष $100 बिलियन जुटाकर जो हमारे विकासशील देश हैं उसके उत्सर्जन में कटौती करके उसमें संबंधित जो लक्ष्य है उसको हासिल करना और उन्हें बढ़ावा देना और उनके सहायता करना। ठीक है, तो हमारा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है। ठीक है, ग्रीन क्लाइमेट फंड को हमारा जो इसका स्टैटिक पॉइंट है, स्टैटिक हमारे जो कुछ होंगे वो भी आपको यहाँ पे एक बार देख लेना है, क्योंकि यहाँ पर न्यूज़ में आया करंट में, तो स्टैटिक भी आप इसको देख सकते हो। ठीक है, आपको जो टॉपिक रहेगा GCF ये इन्वायरमेंट पे जो आपका जो भी स्टैटिक बुक पढ़ रहे हो वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, अगर नहीं मिलता है, अब यहाँ पे देखो बता सकते हो, अगर जो भी टॉपिक आपको यहाँ पर आपके पास नहीं है या नहीं मिल रहा है तो मैं आपको कुछ टॉपिक को प्रोवाइड कर सकता हूँ। यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ तो पूरे टॉपिक को आप बोल दो कि मुझे ये भी नहीं मिल रहा है, तो क्या जो आपके पास मटेरियल है जिससे आप पढ़ रहे हो उसमें, जैसे कि आपको मान लो ग्रीन क्लाइमेट फंड आपको नहीं मिला तो मैं आपको क्या इसका PDF आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा सकता हूँ GCF का, वहाँ से आप कवर कर सकते हो उसको। ठीक है, जो टॉपिक आपको नहीं मिलेंगे वो। राइट, बट सभी टॉपिक कोशिश करना है कि सभी टॉपिक पे आपको नहीं बोलना है कि हाँ आपको सभी टॉपिक में शेयर कर सकता हूँ। कुछ टॉपिक आपके बुक में भी होंगे और नोट्स में भी होंगे, वहाँ से भी आप कर सकते हो। राइट, अनुकूलन निधि ये क्या है, इसे 2001 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य कि क्योटो प्रोटोकॉल जो हमारा है उसके पक्षकार जो हमारे जो विकासशील देश है उसमें ठोस अनुकूलन करने पर परियोजनाओं को प्रोग्रामों को वित्त पोषित करेंगे। ठीक है, और इसे पेरिस समझौते के अनुच्छेद जो हमारा 6.4 के तहत स्थापित बाजार आधारित जो पर UNFCCC है इसके अंतर्गत यहाँ पर प्राप्त आय का 5% हिस्सा प्राप्त होगा इनको। ये यहाँ पर नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको GCF पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है हमारा। एक तो ये है और एक हमारा ये है SCCF स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड जो हमारा है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसे 2001 में COP27 के दौरान स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य कि अनुकूलन जो हमारे प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, इसकी क्षमता निर्माण को, ऊर्जा परिवहन आदि संबंधित जो हमारी परियोजना है इसको यहाँ पर वित्त पोषित करना। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस 2 यहाँ से हमको कवर करने हैं। आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखो एक और दे रखा है, कुछ सुर्खियों में कुछ यहाँ पर रहे थे, फंड फॉर रिस्पॉन्डिंग टू लॉस एंड डैमेज को लेकर यहाँ पर है। ये क्या है, बोर्ड फॉर लॉस एंड डैमेज जो फंड है इसको उसका नाम बदलकर फंड फॉर रिस्पॉन्डिंग्स टू लॉस एंड डैमेज जो है ये पर कर दिया गया है। ठीक है, ये है क्या, लॉस एंड डैमेज हमारा हानि और क्षति है उस नकारात्मक परिणाम को व्यक्त करते हैं जो जलवायु परिवर्तन के अपरिहार्य जोखिमों से हमारे जो उत्पन्न होते हैं, और इन जोखिमों समुद्र स्तर में जो हमारा वृद्धि है जल स्तर में वो, और लंबी अवधि के हीट वेव्स है और मरुस्थलीकरण है और समुद्री अम्लीकरण यहाँ पर शामिल होंगे। ठीक है, आपसे बोलेगा कि लॉस एंड डैमेज में
क्या क्या यहाँ पर इसमें जोखिम में शामिल किया गया, जोखिम के रूप में क्या क्या इसको शामिल किया गया है। तो आपको बोल सकता है कि यहाँ पर हीट वेव, मरुस्थलीकरण, समुद्री अम्लीकरण, जबकि समुद्री जल स्तर में वृद्धि को शामिल नहीं किया गया। तो क्या गलत हो जाएगा। तो इन सभी को यहाँ पर हमारे जो है जोखिमों में बताया गया है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखते हैं और आगे है वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF, ठीक है, ग्लोबल हमारा जो इन्वायरमेंटल फैसिलिटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा ये भी टॉपिक, स्टैटिक्स से आप पढ़ सकते हो इसको भी, ठीक है। देखो GCF की हमारी 67 बैठक है यहाँ पर हुई है, तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है इसको देख लेते हैं हम। GCF ये अलग अलग परियोजनाओं वित्त पोषण करने के लिए यह राशि GEF जो हमारे ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड है, इसका ट्रस्ट जो हमारा फंड है लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज जो है उसके फंड को लेकर ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है उसमें तरह जुटाई गई। ये सभी फंड्स के द्वारा यहाँ पर ये प्रबंध किए जाते हैं इसके। और जुटाई की जो राशि है इसमें ग्रीन जो जुटाई की राशि है इसमें ग्रीन वॉल और सस्टेनेबल सिटीज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जैसी परियोजनाओं को यहाँ पर निवेश किया जाएगा इसमें, ठीक है। ग्रीन हमारी जो वॉल है क्या है, इसका हमारा उद्देश्य होगा कि अफ्रीका के जो साहिल क्षेत्र है उसमें लैंडस्केप जो है उसके इकोसिस्टम को बहाल करना, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, ये ग्रीन वॉल का यहाँ पर उद्देश्य होगा। दूसरा सस्टेनेबल सिटीज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का क्या मतलब होगा, ये 20 देशों का एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य होगा कि शहरी जो हमारे प्रणाली में पर्यावरण अनुकूलन को बढ़ावा देना, यहाँ पर इसका काम होगा। तो हमारे यहाँ पर जो GBFF है इसके दौरान पर दो जो परियोजनाएं बहाल की गई हैं, एक तो ग्रीन वॉल और आपका सस्टेनेबल सिटीज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। ये क्या होते हैं दोनों, ये आपको याद रखने हैं। आगे देखते हैं और इससे जो भारतीय परियोजनाओं के लिए भी वित्त पोषण की सहायता प्राप्त होगा, जैसे कि हमारा कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क है ये, इनको लक्ष्य से जुड़ी जो प्रतिबद्धता है उसको पूरा करने के लिए जैव विविधता संरक्षण करना और इनके संधारणीय उपाय का उपभोग करना, ठीक है। कोहैबिटेट क्या है, कोहैबिटेट क्या है, ये हमारे कोहैबिटेट ये होते हैं, इनका आशय होता है कि जो हमारे आर्द्र भूमि, वन एवं घास मैदानों को जो संरक्षण है इसके संधारणीय प्रबंधन करना। और इस परियोजना का उद्देश्य होता है कि मध्य एशिया जो फ्लाईवे है उससे उड़ने वाले जो प्रवासी पक्षी हैं इनको भारत में आश्रय और सुरक्षा प्रदान करना हमारे कोहैबिटेट के अंतर्गत आएगा, ठीक है। कोहैबिटेट आपसे बोलेगा कि ये क्या है, ये हाल ही मेरा ये कोई प्रजाति है, ठीक है, ये आर्द्र भूमि है ना, क्या है। तो आपसे आप क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ आपसे लेकर, इंपॉर्टेंट है ये भी। उद्देश्य क्या है इनका, देखो दोनों परियोजनाएं जो है इनका कार्बन हमारा जो रहेगा इसका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और करेगा, और भारत का पर्यावरण जो हमारा वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है इनकी परियोजनाओं की कार्बन हमारी जो एजेंसी होगी, ठीक है। ये दोनों हमारे जो उपयुक्त दोनों के लिए कौन सी एजेंसी होंगी, दोनों पे रखना है, UNDP और हमारा UNFCCC जो हमारा है ये, ठीक है। आगे देखते हैं, UNFCCC नहीं होगा, UNDP होगा, और भारत का जो हमारा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ये होगा, ठीक है। दो होंगे ये जो हमारे इसकी निगरानी करेंगे, इसके देख रेख में होगा ये। आगे देखते हैं और वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF इसके बारे में देखो, यहाँ पे चुनौतीपूर्ण जो पर्यावरणीय समस्या है उसको दूर करने के लिए 18 एजेंसी की साझेदारी की गई। इसमें इसकी उत्पत्ति कब हुई थी, रियो जो हमारे सम्मेलन थे उसके अवसर पर 1992 में स्थापित किया गया था ये। और गवर्नेंस कौन करता है इसकी गवर्नेंस हमारी GEF परिषद है, इसका मुख्य शासी यहाँ पर निकाय होगा इसका, ठीक है। कार्य क्या होगा, ये 5 कन्वेंशन के लिए यहाँ पर एक वित्तीय तंत्र के रूप में काम करेगा, ठीक है। जो हमारा GEF है ये 5 जो वित्तीय तंत्र के रूप में काम करेगा। कौन कौन सा, एक तो पहला जो हमारा परिवर्तन उस पर फ्रेमवर्क UNFCCC पर, और जैव विविधता कन्वेंशन CBD पर, ठीक है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। और इस हमारी स्थायी जो कार्बनिक प्रदूषक है स्टॉकहोम पर, ठीक है, POP। और तीसरा ये हो गया, चौथा मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए पर फ्रेमवर्क होगा UNCCCD पर, और पारा जो हमारे मरकरी है उसके मिनीमाता कन्वेंशन पर, ठीक है। तो इस पर लेकर हमारे 5 पर ये काम करेगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इतना पॉइंट जो दे रखा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको बोल सकते हो पॉइंट को। एक एक बात आपको यहाँ से पता होना चाहिए इसकी। अगला है GEF का ट्रस्टी जो हमारे विश्व बैंक है, सदस्य देश कौन है, भारत से 186 देश हैं इसमें, ठीक है। सचिवालय वाशिंगटन DC अमेरिका में होगा। इसके कुछ पहल हैं, मुख्य एरिया होंगे, जैसे कि आपका हमारे स्मॉल ग्रॉड जो हमारे ग्रांट प्रोग्राम है वो होना चाहिए। लीडरशिप यहाँ पे कुछ लिस्ट डेवलपमेंट यहाँ पर कंट्रीड होंगे, फंड होंगे वो, ठीक है। स्पेशल जो हमारे क्लाइमेट चेंज फंड होंगे, और हमारे प्लानट गोल्ड होंगे, और ब्लू नेचर अलायंस होंगे। ये सब हमारे यहाँ पर कुछ पहल दे रखी हैं, इनके फोकस एरिया, ठीक है। तो एक बार ये भी आपको पढ़ लेना है कि हमारे ग्रीन जो हमारे GEF है इसका ट्रस्टी जो हमारे विश्व बैंक के थ्रू कैसा है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से देख लेना है, ठीक है। ऊपर वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ये भी आपका इंपॉर्टेंट ही है, क्वेश्चन कहीं से भी आपसे बना सकता है यहाँ को लेकर, क्योंकि हमारा न्यूज़ में चल रहा है जो पर्यावरण जो सुविधा है इसको लेकर। आगे देखते हैं,
अगला है अंटार्कटिक ट्रीटी। ये क्या है? 46वां अंटार्कटिक ट्रीटी यहाँ पर है। ये भी 24वीं इसकी बैठक कोच्चि में संपन्न हुई थी। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ये देखते हैं। देखो उपयुक्त दोनों यहाँ पे देखो दोनों बैठकें जो है इसमें मेजबानी के लिए राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र ने NCPOR भारत के साथ यहाँ पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत इसमें काम किया है। ठीक है, कार्य यहाँ पर करता है ये। और ये कब स्थापित किया गया था? 1998 में। ठीक है, अंटार्कटिक जो ट्रीटी है कंसल्टेटिव जो यहाँ पर मीटिंग है, इसको लेकर अपनाए गए कुछ उपाय थे, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं आर्कटिक यहाँ पर संधि के बारे में। इसकी उत्पत्ति 1959 में वाशिंगटन के 12 जो हमारे देश हस्ताक्षर करता थे, उसमें ये 1961 में लागू हुई थी। राइट, 1961 में लागू हुई और सदस्य इसके 57 सदस्य देश हैं। इसमें से 29 हमारे परामर्शदाता और पक्षकार यहाँ पर शामिल हैं। वे उसकी निर्णय की जो प्रक्रिया है उसमें भाग ले सकते हैं। भारत 1983 से इस संधि का परामर्शदाता पक्षकार है। ठीक है, संधि कहाँ लागू है? 60 डिग्री जो हमारे दक्षिण अक्षांश है उसके दक्षिणी क्षेत्र में यहाँ पर लागू होगी। ठीक है, संधि के मुख्य यहाँ पर प्रावधान क्या होगी, इनके कुछ यहाँ पर नजर देख सकते हैं इसमें बोला है अंटार्कटिका जो है उसके उपयोग पर केवल शांतिपूर्ण उद्देश्य पर किया जाएगा। ये कहाँ पर लागू होगा ये बता रहे हैं। ये संधि अंटार्कटिका में जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो वैज्ञानिक सहयोग है उसके सुगम बनाएगा इसको। और ये संधि अंटार्कटिका में परमाणु विस्फोट है, रेडियोधर्मी अपशिष्ट निपटान और तैनाती पर यहाँ पर प्रतिबंध लगाएगा। ठीक है, अंटार्कटिका की सुरक्षा के लिए यहाँ पर कुछ प्रयास किए गए, जैसे कि क्या प्रयास किए गए यहाँ पर? अंटार्कटिक जो है उसमें सील संरक्षण के लिए कन्वेंशन 1972, अंटार्कटिक जीव हमारे जो संसाधन कन्वेंशन उस पर 1980 भारत द्वारा अनुसमर्थित है, और अंटार्कटिक संधि पर पर्यावरण संरक्षण प्रोटोकॉल इसको लेकर 1991 में यहाँ पर हस्ताक्षरित। तो यहाँ पर कुछ इसकी पहले यहाँ पर इसके प्रयास हैं। राइट, क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ सकता है या नहीं? देखो यहाँ से क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, इसकी उत्पत्ति से लेकर क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, कितने देशों ने यहाँ पर हस्ताक्षर किए और ये कब लागू हुई थी, भारत इसका सदस्य है या नहीं, पहला तो यहाँ से पूछ सकता है। दूसरा आपसे पूछेगा कि इस संधि के हमारे इन जो प्रावधान है कुछ क्या प्रावधान हो सकते हैं? केवल शांतिपूर्ण उद्देश्य और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों का सहयोग सुगम बनाना और परमाणु विस्फोट के रेडियोधर्मी को लेकर यहाँ पर तैनात करना है इसको। ठीक है, तो यहाँ से 3 से 4 पॉइंट आपके क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, बाकी प्रयास से लेकर क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। राइट, आगे देखते हो। देखो जितने भी हमारे कन्वेंशन या फिर ट्रीटी दे रखी हैं उसके कुछ पॉइंट आपको देखने जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूरा आपको नहीं रीड करना है। राइट, अंटार्कटिका के लिए भारत द्वारा शुरू की गई कुछ पहलें, अनुसंधान स्टेशन और यहाँ पर अंटार्कटिका के जो अधिनियम है ये बताए गए हैं। दक्षिण गंगोत्री 1983 में पहला अंटार्कटिका अनुसंधान केंद्र यहाँ पर बनाया गया था। और हमारा जो अंटार्कटिक अधिनियम है ये क्या? ये अधिनियम अंटार्कटिक संधि के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को पुष्टि करता है और 2022 में भारत ने अंटार्कटिका अधिनियम पर यहाँ पर बनाया था। ठीक है, तो 2 बात आपको यहाँ से पढ़ना है और एक बात आपको ये देखना है गंगोत्री का जो यहाँ पर पहला अंटार्कटिका अनुसंधान केंद्र था। ठीक है, और जो भी वर्तमान में संचालित है जो आपका मैत्री और आप भारती। राइट, नेक्स्ट यहाँ पर है सुर्खियों में नहीं कुछ पहले, जैसे कि जलवायु प्रौद्योगिकी केंद्र और नेटवर्क यहाँ पर है, इसको लेकर देखते हैं। यहाँ पर क्या है, इसकी स्थापना के 10 वर्ष पूरे हो गए, इस वजह से क्या न्यूज़ में है। ठीक है, CTCN हमारी जो जलवायु प्रौद्योगिकी केंद्र और नेटवर्क है, इसको मुख्यालय हमारा कोपेनहेगन डेनमार्क में, इसकी स्थापना 2014 में की गई थी। ये जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क यहाँ पर कन्वेंशन होगा, इसके प्रौद्योगिकी तंत्र की कार्यान्वयन की शाखा के रूप में यहाँ पर काम करेगा। ठीक है, CTCN संयुक्त राष्ट्र जो हमारा पर्यावरण कार्यक्रम है UNEP के तहत यहाँ पर क्या काम करेगा। ये विकासशील देशों से अनुरोध पर कम कार्बन उत्सर्जन वाली जो पर्यावरण अनुकूल परिस्थिति है ये प्रौद्योगिकी है उसको शीघ्र हस्तांतरित यहाँ पर जलवायु अनुकूलन को लेकर विकास को बढ़ावा देगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जो CTCN है इसके बारे में आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट, ये 2024 में स्थापित की गई थी। ठीक है, जो UNFCCC उसके तहत यहाँ पर स्थापित की गई थी, पहला। दूसरा, ये UNEP के तहत यहाँ पर काम करेगा। तीसरा बोलेगा ये जो कार्बन उत्सर्जन है इसको लेकर यहाँ पर ये विकासशील देशों को लेकर कार्बन जो कम उत्सर्जन है उसको लेकर यहाँ पर क्या है उनको अनुकूल को विकास को बढ़ावा देगा। तो ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, दूसरा वाला हमारा क्या हो जाएगा? ये मैंने दूसरा क्या पूछा था यहाँ पर, ये UNEP के तहत काम करता है, ये भी आपका करेक्ट है। ये आपका 2024 नहीं होगा, 2014 होगा। तो ये चीज़ आपको 3 पॉइंट आपको यहाँ से कवर करने हैं। आगे देखते हैं, क्लाइमेट प्रॉमिस जो आपका इनिशिएटिव है इसको देखते हैं। क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव 2025 इसका अनावरण यहाँ पर किया गया है। ये क्या है? ये विकासशील देशों को उनकी जलवायु के संबंधित जो कार्रवाई उसको यहाँ पर संबंधित समर्थन देना, ये की पहल होगी। ठीक है, ये क्या है? राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान विस्तार और कार्यान्वयन पर यहाँ पर जो विकासशील देश है उसको समर्थन देना और दुनिया की सबसे बड़ी पहल होगी। ठीक है, ये क्या होगा? ये दुनिया की सबसे बड़ी पहल होगी जो विकासशील देशों को समर्थन करेगी। राइट,
ये जलवायु परिवर्तन के पेरिस समझौते 2015 के तहत प्रत्येक पक्षकार देश अपने एनडीसीज की घोषणा करेगी और इसमें ग्रीन हाउस जो गैस उत्सर्जन उसको कम करने पर यहाँ पर जो परिवर्तन होंगे जलवायु के, उसके प्रभाव के यहाँ पर अनुकूलन से यहाँ पर राष्ट्रीय लक्ष्य को निर्धारित करेगी। ठीक है, ये क्या है, देखो हमारा जो क्लाइमेट जो प्रॉमिस 2025 का हमारा जो लक्ष्य है विकासशील देश है उसके अगले चरण में पेरिस जलवायु समझौते के 2015 से उसके अनुरूप रखने का यहाँ पर मदद करना शामिल है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ सकता है क्लाइमेट जो हमारा प्रॉमिस इनिशिएटिव इसको लेकर, ये बोलेगा क्लाइमेट हमारा जो प्रॉमिस इनिशिएटिव है इसका 2020 में इसका अनावरण किया गया था। ठीक है, पहला गलत हो जाएगा हमारा। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलेगा राष्ट्रीय स्तर पर हमारा जो योगदान है ये जो विकासशील देश हैं और विकसित देश है दोनों को यहाँ पर समर्थन देने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पहल होगी। ठीक है, दूसरा भी हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ विकासशील देशों की बात कर रहा है पर विकसित देशों की बात नहीं कर रहा है ये। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल सकता है, तीसरा बोलेगा कि हमारा जो पेरिस समझौते हैं 2015 के तहत ये पक्षकार देश के रूप में यहाँ पर घोषणा करेगा। ठीक है, तीसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये बोल रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर एक क्वेश्चन बना सकता है आपको। आगे देखते हैं, ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनरशिप ये क्या है, ये हमारा न्यू ग्रीनिंग जो आपके करिकुलम गाइडेंस है इसको लेकर ग्रीन स्कूल हमारे जो यहाँ पर क्वालिटी है इसको लेकर यहाँ पर पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पर देखो 80 सदस्य इसके देश होंगे, ये एक वैश्विक पहल होगी, ये शिक्षा की महत्वपूर्ण जो भूमिका उसको निभाएगा। ठीक है, उपयोग करेगा और इसके जलवायु संकट से निपटने के लिए देशों का समर्थन करेगा। ठीक है, ये यहाँ पर इतना कुछ इंपॉर्टेंट इसका नहीं है ग्रीन एजुकेशन को लेकर। यहाँ पर ये पूछ सकता है कि पहली बार जो हमारा जलवायु शिक्षा है इसमें क्या शामिल होना है, लेकिन इतना कुछ खास नहीं है, यहाँ से हटाते हैं इसको। अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये होगा, वैसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है, क्वेश्चन अगर आएगा तो आपका जो अभी पेपर भी आप सॉल्व कर रहे होगे प्रीवियस ईयर पेपर, तो या फिर प्रीवियस ईयर अभी जो टेस्ट सीरीज भी आप सॉल्व कर रहे होगे विजन का, दृष्टि का जो और भी है, तो वहाँ पर भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर ये हमारा इंपॉर्टेंट होगा तो, इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो आपको क्वेश्चन भी देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है, हटाते हैं इसको, आगे देखते हैं क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव। ठीक है, इसको देखते हैं। यहाँ पर क्या है, ग्लोबल हमारे जो लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस ने 2024 की रिपोर्ट यहाँ पर जारी की है। ठीक है, इसमें क्या होगा, देखो सीपीआई एक स्वतंत्र गैर लाभकारी संगठन है जो वित्त और नीतिगत क्षेत्र में जो गहरी विशेषता रखता है। राइट, 2009 में निम्न कार्बन उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में इसने बढ़ने वाले जो हमारे देश हैं उसके जलवायु और ऊर्जा यहाँ पर उपयोग को यहाँ पर क्या है प्रभावित नीतियों को लेकर कन्वेंस किया था और समर्थन स्थापित किया था। ठीक है, हम देखो इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है आपको पेपर में, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्लाइमेट पॉलिसी जो है और इनिशिएटिव उसके बारे में निम्नलिखित पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट ये बोलेगा ये एक स्वतंत्र और लाभकारी संगठन है, गलत हो जाएगा हमारा, गैर लाभकारी संगठन है। दूसरा, इसे 2010 में स्थापित निम्न कार्बन उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ने के लिए कदम के लिए यहाँ पर इसे स्थापित किया गया था। दूसरा भी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि इसे 2009 में किया गया था स्थापित। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहाँ से देगा आपको, ये 2023 में जलवायु वित्त जो प्रवाह है उसमें 1.5 जो बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया इसका जो हमारा जलवायु वित्त का जो संभवतः प्रवाह है ये, तो क्या होगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर ना कि बिलियन। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आपको ये याद रखने हैं। आगे देखते हैं, और आगे साइंस बेस्ड जो हमारे टारगेट है इनिशिएटिव उसको क्या है इसमें देखते हैं। ये हमारे क्या आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऐसे, देखते हैं इसको। SBTI जो संगठन है, हाँ यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसा कि जो हमारे SBTI है मतलब जो हमारे साइंस बेस्ड जो टारगेट हमारे इनिशिएटिव हैं, साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव, इनके बारे में, इसके द्वारा इस चैरिटीज जो हमारे संगठन है इसमें स्थापित कौन से भागीदारी संगठन है, मतलब कौन से इसमें कौन भागीदार इसमें हो सकता है। एक तो कार्बन हमारा डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट CD और CDP। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र हमारा ग्लोबल कॉम्पैक्ट, मीन बिजनेस कोलेशन। ठीक है, वर्ल्ड हमारा रिसोर्स इंस्टीट्यूट और वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर, ये सब हमारा क्या है इसके जो चैरिटी संगठन के रूप में स्थापित हो सकते हैं। ठीक है, तो ये से पूछ सकते हैं कौन कौन हो सकते हैं स्थापित इसमें, बाकी और कुछ नहीं पूछेगा यहाँ से। आगे देखते हैं, जलवायु और पर्यावरण अध्ययन के जरिए पर राष्ट्रीय सूचना प्रणाली, यहाँ पर क्या पूछेगा आपसे, इसकी अवधारणा 2012 में सामने आई थी और इसका संचालन जो हमारा था भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा यहाँ पर अंतरिक्ष विभाग के साथ साथ यहाँ पर अन्य मंत्रालय मिलकर करते हैं। ठीक है, ये जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का फ्रेमवर्क के तहत संचालित होगा। इसका उद्देश्य होगा कि भारत और अन्य जो भूपर्यवेक्षक उपग्रह हैं उसकी दीर्घकालिक अवस्थित जलवायु की स्थितियों को लेकर यहाँ पर डेटा तैयार करना और उनका यहाँ पर प्रसार करना और पृथ्वी जलवायु के बारे में यहाँ पर बताने के लिए आवश्यक जानकारियाँ बढ़ाना या साझा करना। ठीक है,
क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, क्वेश्चन पूछेगा आएगा इसमें, यहाँ से बोलेगा कि जो हमारा ये कार्यक्रम है जलवायु और पर्यावरण अध्ययन राष्ट्रीय सूचना प्रणाली है, ये नासा, ठीक है, नासा और अंतरिक्ष विभाग के साथ साथ अन्य जो मंत्रालय उसके साथ मिलकर यहाँ पर प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। तो क्या गलत हो जाएगा ये, क्योंकि हमारा इसरो यहाँ पर होगा, ठीक है। ये जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय जो कार्य योजना के तहत यहाँ पर संचालित होगा। दूसरा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे होगा, ये शिक्षा जगत और अनुसंधान की जो भागीदारी है उसको भी बढ़ाएगा और ये वैज्ञानिक अध्ययन है उसको लेकर यहाँ पर भी जो जलवायु परिवर्तन को लेकर चुनौतियों को समाधान करने में मदद करेगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा स्टेटमेंट बना के आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट। आगे देखते हैं, आर्कटिक में स्थलीय जो अनुसंधान और निगरानी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है, इसको देखते हैं। ये क्या है, ये अनुसंधान स्टेशन और उत्तरी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, फरो द्वीप और स्कॉटलैंड सहित यहाँ पर अलग अलग देशों में फैले हैं, ठीक है। इस परियोजना में यूरोपीय संघ वित्त पोषित कर रहा है इसको, ठीक है। कौन कर रहा है इसको, जो यूरोपीय संघ है ये इसको वित्त पोषित कर रहा है और ये हमारा जो अनुसंधान इसके स्टेशन में बड़े नेटवर्क की परियोजना है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होगा, आर्कटिक व्यापक में पर्यावरण और भूमि के उपयोग को क्षेत्र के रूप में विविध जो हमारे पर्यावरणीय परिवर्तन है उसकी पहचान करना और समझने की भविष्यवाणी करना और इस पर प्रतिक्रिया करने की क्षमता का निर्माण करना, ये शामिल होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये कुछ आपको याद नहीं रखना है, बस याद रखना है कि हमारा जो आर्कटिक जो था अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क, इसको कौन पोषित कर रहा है, तो इसको हमारा यूरोपीय संघ वित्त पोषित कर रहा है। सिर्फ एक पॉइंट इसका याद रखना है, बाकी इसके उद्देश्य से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे देखते और 1 मिलियन यूथ एक्शन चैलेंज, ये क्या है। 1 मिलियन हमारा जो क्लाइमेट चेंज जो लर्निंग पार्टनरशिप है इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। इसका उद्देश्य है कि 10 से 30 वर्ष के युवाओं को अधिक संधारणी भविष्य के लिए ठोस कार्रवाई करने के लिए पर प्रोत्साहन करना। ये निम्नलिखित 4 सतत जो विकास लक्ष्य उस पर यहाँ पर बढ़ावा देने पर काम करेगा। एक तो SDG 6, SDG 12 और 13, 15, ये यहाँ पर चारों जाएंगे, इस पर ये बढ़ावा देने पर काम करेगा। UNCC जो हमारे लर्न जो बारे में इसके क्या है, देखो ये हमारा ये 36 बहुपक्षीय संगठन का एक जो बहुपक्षीय सहयोगी पहल होगी। इसके तहत उपयुक्त संगठन की जलवायु परिवर्तन के संबंधित जो हमारी कार्रवाई होंगी उसमें आवश्यक ज्ञान और कौशल सर्जित करने पर यहाँ पर मदद मिलेगी, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बोलेगा, 1 मिलियन 1 यूथ एक्शन चैलेंजेस के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। इसका उद्देश्य है कि 6 से 24 वर्ष के सभी युवाओं को संधारणी भविष्य के लिए पर ठोस कार्रवाई के लिए पर जो उसको प्रोत्साहन करना। पहला गलत हो जाएगा क्योंकि 10 से 30 वर्ष होगा। ये हमारे बोलेगा 4 लक्ष्यों को यहाँ पर इसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर किया गया। एक तो बोलेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1, 3, 6 और 12 ऐसे कुछ दे देगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से गलत हो जाएगा। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा जो लक्ष्य था जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में शामिल नहीं किया गया इसको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो 6 है, 12 है, 13 है और 15 है। तो एक को हटा देगा, बोलेगा 5, 12, 13 और 15 कौन सा नहीं है, तो हमारा 5 नहीं होगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं जलवायु संबंध पर अनुकूलन, ग्रीन हमारा जो क्रेडिट रूल है इसके बारे में एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है इसको सिर्फ देखते हैं। ग्रीन क्रेडिट GC के बारे में, ग्रीन क्रेडिट पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव के लिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो अंतर दे रखे हैं ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी कुछ नहीं करना है। ग्रीन क्रेडिट और कार्बन क्रेडिट, राइट। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत पर्यावरण जो हमारा संरक्षण अधिनियम है 1986 के अंतर्गत यहाँ पर संचालित किया जाता है, ठीक है। ये ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत यहाँ पर स्थापित किया जाता है। दूसरा, ये व्यक्तियों और समुदायों को लाभ प्रदान करता है। ये मुख्य रूप से उद्योगों और कॉर्पोरेशन होते हैं उनको लाभ पहुँचाता है, ठीक है। सिर्फ 2 पॉइंट आपको यहाँ पे याद करने और कुछ नहीं करना है। आगे ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम GCP के बारे में, ये क्या है और देखो इसके तहत ये हमारा लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट पहल है इसके अनुरूप है, ठीक है। और ये उद्योगों, कंपनी और जो संस्था है उनकी पर्यावरणीय दायित्व उनको लेकर यहाँ पर स्वैच्छिक रूप से पूरा करने के लिए प्रोत्साहन करेगा इसका, ठीक है। क्रेडिट जो हमारे प्रणाली इसके पात्र गतिविधि पर वृक्षारोपण, संधारणी कृषि पद्धति या फिर शामिल होंगी, ठीक है। इसकी स्थापना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत यहाँ पर स्थापित किया गया है और इसकी जो हमारी एजेंसी होगी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एक नोडल एजेंसी के रूप में यहाँ पर काम करेगी। प्रशासनिक संरचना क्या होगी, GCP की जो हमारी प्रशासनिक संरचना है ये अंतर जो मंत्रालय संचालन समिति आधारित होगी, ठीक है। ग्रीन क्रेडिट हमारे कार्यक्रम के प्रशासक के रूप में काम करेगी, ठीक है। और कार्यान्वयन, प्रबंधन और निगरानी के लिए यहाँ पर इसका जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी इसको, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, क्वेश्चन पूछेगा आपसे जो हमारा ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है इसके बारे में बताना है आपको। पहला स्टेटमेंट,
ये लाइफ जो हमारा लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट पहले इसके अनुरूप यहाँ पर पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये पर्यावरण नियम 1972 के तहत यहाँ पर स्थापित एक जो निकाय है, ठीक है, दूसरा हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि 1986 है। तीसरा, ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा यहाँ पर जो नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, तो हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कर रहा है उसके तहत, ठीक है। और ये बोलेगा चौथा स्टेटमेंट, ये जो हमारी जो है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है, इसके कार्यान्वयन के लिए यहाँ पर ICFRE इस प्रोग्राम को यहाँ पर प्रशासक के रूप में काम करेगी, ठीक है। तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर दे रखा है किस प्रोग्राम के रूप में काम करेगा, राइट। तो 3 4 5 बातें आपको यहाँ से देखनी है। आगे देखते हैं, और इसी के बारे में और दे रखा है नीचे, भारत में कार्बन बाजार और कार्बन जो ट्रेडिंग प्रणाली है इसके बारे में, कार्बन क्रेडिट स्कीम, इसे ऊर्जा संरक्षण संशोधन 2002 के तहत यहाँ पर माध्यम प्रस्तुत किया गया था। ये 2 प्रणालियों के तहत भारतीय कार्बन बाजार की स्थापना करती है, ठीक है, और हमारा अनुपालन प्रणाली इसकी है। ये इसकी शुरुआत में ये अंतर्गत इसके तहत लोहा, उर्वरक, इस्पात, पल्प, कागज, पेट्रोल रसायन, पेट्रोलियम रिफाइनरी जैसे 9 क्षेत्र यहाँ पर इसमें शामिल किए गए। तो 9 क्षेत्र के बारे में आपको पता होना चाहिए कितने, 9 है। आगे यहाँ पर इसके उपाय क्या हो सकते हैं, ये तो उपाय आपसे नहीं पूछेगा, इसको हटाते हैं। और कुछ यहाँ से इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ यहाँ पर ग्रीन कार्बन जो स्कीम है ये हमारा कौन से संशोधन के तहत किया गया था और इसमें कितने जो यहाँ पर क्षेत्रक शामिल किए गए, आपसे ये पूछेगा। बस 2 बातें आपको यहाँ से कवर करनी है। आगे देखते हैं, और ग्रीन वॉशिंग, ठीक है, ये क्या है इसको देखते हैं यहाँ से। ये हमारा केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA ग्रीन वॉशिंग और भ्रामक जो पर्यावरणीय दावे हैं इसकी रोकथाम के विनियमन के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए, ठीक है। इसको लेकर क्या है हमारा इंपॉर्टेंट है न्यूज़, ये देख लेते हैं। आमतौर पर क्या बोला है, कंपनी द्वारा उपयोग किए जाने वाले ग्रीन वॉशिंग के प्रकार, जो हमारे ग्रीन हाउसिंग है, ठीक है, ये जांच से बचने के लिए कंपनियां संधारणी जानकारी की या तो कम रिपोर्टिंग करती हैं या इसके छिपाती हैं, राइट। ग्रीन ड्रेसिंग क्या होती है, ये जब कोई कंपनी अपने ECG पर्यावरण सामाजिक जो गवर्नेंस है उसमें लक्ष्यों को प्राप्त करके पहल को उन्हीं से नियमित रूप से बदल सकती हैं ये, ठीक है। ग्रीन लेबलिंग क्या होती है, तो देखो ये सब आपको डेफिनेशन लर्न कर लेनी, ग्रीन लाइटिंग, ग्रीन लेबलिंग, ग्रीन रेसनिंग और ग्रीन हाउसिंग और ग्रीन शिफ्टिंग, ग्रीन क्राउडिंग, ये सब आपको क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, आपको देखो इसमें आपको मिक्स नहीं करना है, ऐसे करके बना के आपको 4 से 5 6 जितने नोट करके ऐसे करके लिख लेना है, ठीक है। जो हमारे की पॉइंट हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट कर देना आपको, और इनको सबको याद करना है क्योंकि आपको ये चीज़ याद करनी पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है इनसे, राइट। अगला देखते हैं, देखो सबके बारे में दे रखा है, ग्रीन वॉशिंग है ना, ग्रीन वॉशिंग के बारे में दे रखा है यहाँ पर कि क्या है ये तो आप यहाँ से पढ़ लोगे, ठीक है। बाकी और देख लेते हैं, और यहाँ पे इतना कुछ नहीं है, ठीक है। जितना मैंने आपको देखो ये बताया ग्रीन वॉशिंग के बारे में, ये मैंने आपको यहाँ से देखा ये क्या है, जो भ्रामक जो हमारे विज्ञापन उसको लेकर है, और ये चीज़ आप यहाँ से कवर कर लोगे, पढ़ लोगे, और यहाँ पर कुछ नहीं पढ़ना है आपको। आगे देखते हैं, ग्रीन वॉशिंग को रोकने के लिए की कोई कुछ पहल है, ये हमारे इंपॉर्टेंट कि क्या यहाँ पर पहल हो सकती है। एक तो भारतीय मानक ब्यूरो है, ठीक है, और ग्रीन रेटिंग हमारा जो प्रोजेक्ट है, और इंडियन हमारे जो ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है, यहाँ पर क्या है कुछ यहाँ पर पहल है। ये हमारी गैर लाभकारी संगठन है, ठीक है। कौन सा, ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, राइट, जो हमारे ग्रीन वॉशिंग इसको रोकने के लिए पहल स्थापित की गई है। तीनों ये पहल है, आपको तीनों पहल आपको याद रखनी है। आगे है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, छोड़ना है। आगे देखते हैं टॉपिक, डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं क्या है ये डायरेक्ट एयर एंड कैप्चर। ये क्या है, देखो यहाँ पर पूरा इसका फिगर दे रखा है कैसे यहाँ पर क्या होता है, राइट, आप देख सकते हो ये। तो इसके बारे में देखते हैं, ये एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल तकनीकी है, इसे किसी भी स्थान पर वायुमंडल में सीधे CO2 कैप्चर करना होता है, ठीक है। ये कार्बन कैप्चर से अलग है, जहां आमतौर पर उत्सर्जन बिंदु या स्रोत पर यहाँ पर CO2 कैप्चर किया जाता है। CO2 को गहरी जो हमारी भूवैज्ञानिक संरचना उसमें जैसे कि आपका DACS+, ठीक है, उसमें स्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है और यह किया जा सकता है। साथ ही के विविध जो हमारे कार्य उसके लिए पर उपयोग भी किया जा सकता है इसका। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे रिमूवल CDR है, इसके बारे में देखते हैं ये क्या है। इसके बारे में CDR उन मानवजनित गतिविधियों को व्यक्त करता है जो वायुमंडल में CO2 को हटाती है। साथ ही क्या इसे भूगर्भीय, स्थलीय या समुद्री निकाय में उसकी स्थायी रूप में से संग्रहित करती है, ठीक है। IPCC की 6ठी मूल्यांकन रिपोर्ट में अनुसार नेट जीरो CO2 व GHG जो हमारे ग्रीन हाउस गैस हैं, ठीक है, GHG, उसके उत्सर्जन को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यहाँ पर CDR आवश्यक तकनीकी मानी गई है, ठीक है। 2 पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट हैं इसके बारे में।
कुछ अन्य तकनीकी हैं CDR की, जैसे कि वनारोपण और आपका पुनर्वनीकरण के मृदा कार्बन का पृथक्करण करना, अपक्षय में वृद्धि करना, महासागरीय आधारित हमारे CDR क्या हो सकते हैं, कार्बन कैप्चर और स्टोरेज यहाँ पर इसके लिए जैव ऊर्जा क्या हो सकते हैं। तो हमारे कुछ तकनीकी चारों ही है, और आपका जो रिमूवल का मैंने बताया 2 पॉइंट आपको ये कवर करने हैं यहाँ से, ठीक है। आगे देखते हैं CO2 से मेथनॉल का उत्पादन, ठीक है, ये क्या है देखते हैं। यहाँ से CO2 का मेथनॉल का जो उत्पादन है, इसमें भारत का पहला CO2 मेथनॉल उत्पादन करने वाला प्रायोगिक संयंत्र यहाँ पर महाराष्ट्र पुणे में स्थापित किया जाएगा, ठीक है, ये किया गया है। इस संयंत्र का कार्य जो हमारा कार्यान्वयन होगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। इसकी उत्पादन क्षमता 1.4 टन प्रतिदिन है। पुणे में CO2 मेथनॉल से जो हमारा संयंत्र जो स्वदेशी कार्बन कैप्चर है, यूटिलाइजेशन है, उसमें प्रौद्योगिकी को क्या आगे बढ़ाएगा, ठीक है। CO2 से मेथनॉल उत्पादन के बारे में देखते हैं इसको। CO2 से मेथनॉल उत्पादन की जो प्रक्रिया है उसमें कार्बन के उत्सर्जन के वायुमंडल जो प्रेस करने से पहले ही कैप्चर यहाँ पर कर लिया जाता है, जिसके तहत क्या है हमारा डायरेक्ट कैप्चर हमारी जो टेक्नोलॉजी उसके जरिए विशेष रूप से औद्योगिक जो स्रोत हैं जैसे कि बिजली संयंत्र और वायुमंडल के जो कार्बन कैप्चर है उसको यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या कैप्चर की गई जो हमारे कार्बन हाइड्रोजनीकरण है उससे किया जाता है, और इस प्रक्रिया में CO2 हाइड्रोजन की जो अभिक्रिया होती है उसमें मेथनॉल का उत्पादन हो जाता है, ठीक है। ये हमारी कुछ यहाँ पर उत्पादन के बारे में बात बताई गई थी। तो देखते हैं इसमें मेथनॉल के बारे में। CH3OH जो हमारा इसका फॉर्मूला है। मेथनॉल को कास्ट अल्कोहल के रूप में भी जाना जाता है। यह निम्न कार्बन हाइड्रोजन वाहक ईंधन होता है। ये उच्च राख कोयले से कृषि अपशिष्ट ताप यहाँ पर विद्युत संयंत्र उत्सर्जित CO2 के रूप में यहाँ पर प्राकृतिक गैस के रूप में उत्पादित करता है, ठीक है। ये परिवहन क्षेत्रक, ऊर्जा क्षेत्रक, रिटेल हमारे कुकिंग जो है, और केरोसिन लकड़ी जो कोयले है उसकी जगह ले सकता है, और पेट्रोल डीजल की भी जगह यहाँ पर ले सकता है ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट है याद रखना कि किस किस की जगह ले सकता है ये, राइट। क्वेश्चन ऐसे आपको बना सकता है। मेथनॉल आधारित हमारा जो अर्थव्यवस्था के लिए भारत द्वारा कुछ आरंभ की गई पहले, जैसे कि मेथनॉल अर्थव्यवस्था के लिए नीति आयोग ने एक रोड मैप जारी किया जिसका उद्देश्य है कि कोयला भंडार और नगर निगम में ठोस अपशिष्ट को मेथनॉल रूपांतरित करना। अगला है भारतीय जो यहाँ पर मानक ब्यूरो है उनके द्वारा LPG में 20% DME मतलब जो हमारा डाईमिथाइल ईथर है, ठीक है, उसमें जो मेथनॉल है इसका यहाँ पर एक व्युत्पन्न मिश्रण को अधिसूचित करना, राइट। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय उसके तहत यहाँ पर जो M15 है, M85 है, M100 इसको मिश्रण के लिए अधिसूचना यहाँ पर जारी करना। तो यहाँ पर कुछ आरंभ की गई पहल है, राइट, जिसमें से आपका हमारा इंपॉर्टेंट जो है वो आपका एक ये हो जाएगी जो ये दे रखा है पहला वाला। बाकी आपको और या दूसरा तीसरा आपको दूसरा भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मानक ब्यूरो यहाँ पर LPG में 20% यहाँ पर DME को लेकर बोल रहा है, ठीक है। 2 पॉइंट ही है, बाकी और जो ऊपर मैंने आपको बताया वो आपको करना है, ठीक है। कार्बन कैप्चर जो हमारा यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज जो है इसकी तकनीकी के बारे में ये आपको नहीं पढ़ना है, इसको हटाना है, हटाओ। आगे देखते हैं ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम, ये क्या है, ठीक है, इसको तो देखते हैं यहाँ से। ये हमारा ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम जो है ऐतिहासिक पहल जो शुभारंभ किया गया, ये ऐतिहासिक पहल पारंपरिक ईंधन जो आधारित हार्बर टग से आधारित अधिक टिकाऊ विकल्पों की ओर यहाँ पर परिवर्तन को बढ़ावा देगी, ठीक है। GTTP के बारे में इसकी घोषणा 2023 में की गई थी। ये पंचकर्म संकल्प मतलब 5 घोषणाएं जो हैं इसके तहत यहाँ पर प्रमुख पहल में शामिल होंगी, जैसे कि आपका ग्रीन शिपिंग को बढ़ावा देना के लिए 30% की वित्तीय सहायता प्रदान करना, नदी और समुद्री जो हमारे परिभ्रमण इसकी सुविधा और निगरानी के लिए यहाँ पर सिंगल विंडो पोर्टल लॉन्च करना, ठीक है। उद्देश्य क्या होगा, इसका उद्देश्य होगा कि जो GTTP है भारत को के बड़े बंदरगाह में स्वचालित करेगा और इसके ईंधन पर आधारित यहाँ पर हार्बर टग है उसके उपयोग के लिए यहाँ पर चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का यहाँ पर जो ग्रीन टग है उससे बदलेगा इसको, ठीक है। हमारा देखो उद्देश्य इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमारा यहाँ पर जिसकी जो बारे में बता रहा है ये हमारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उद्देश्य इसका इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एक विशेष प्रकार की नाव होती है जो बड़े जहाज़ों में किसी बंदरगाह में प्रवेश करने और बाहर निकलने में मदद करेगी, राइट। वैश्विक स्तर पर इसका क्या प्रयोग होगा, वैश्विक स्तर पर हमारे शिपिंग यानी जो हमारे पोत होते हैं उसमें परिवहन क्षेत्र की जो विश्व की CO2 उत्सर्जन है उसमें लगभग 3% की हिस्सेदारी शामिल होगी इसकी। भारत के मामले में समुद्री परिवहन में ये अब सभी मतलब सैन्य अभियानों को छोड़कर होने वाले जो ग्रीन हाउस गैस है उसको यहाँ पर उत्सर्जन को समग्र परिवहन क्षेत्र में होने वाले जो ग्रीन हाउस गैस है उसमें 1% का योगदान करेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका वैश्विक स्तर पर ये वाला पॉइंट और आपका जो ऊपर इसके बारे में रखा था ये दोनों पॉइंट, बस ये सब आपको दोनों कवर करने हैं आपसे, ठीक है। मुख्य पहलें क्या हो सकती हैं, वैश्विक स्तर पर शुरू कुछ पहल हैं जैसे कि आपका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जो हमारा IMO है, ठीक है, इंटरनेशनल जो हमारा मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये, इसमें संशोधित ग्रीन हाउस गैस रणनीति जो है इसके तहत 2050 तक उनके आसपास नेट जीरो सर्जन का एक लक्ष्य आधारित यहाँ पर निर्धारित करना, ठीक है। ग्रीन वायज हमारा जो है 2050 तक एक 2050 क्या है ये 2023 में IMO GHG है जो GHG इसमें रणनीति के अनुरूप जहाज़ों के होने वाले उत्सर्जन को कम करना और विकासशील देशों में सहायता करने वाली यहाँ पर कार्यक्रम होगा ये, ठीक है।
मुख्य हमारी इसकी पहल है। कौन सा विकासशील देश होंगे और जो हमारे जो जहाज है हमारे इसको लेकर उत्सर्जन को कम करने के लिए विकासशील देशों को सहायता करना, ये हमारा वैश्विक कार्यक्रम है इसका। भारत द्वारा शुरू की गई कुछ पहल है, सागरमाला कार्यक्रम, ठीक है, और हमारा मैरीटाइम इंडिया विजन, राइट, ये हमारा भारत के द्वारा जो कुछ शुरू की गई इसकी पहल है। आगे देखते हैं, सुर्खियों में रही नई शब्दावलियाँ, ये क्या हो सकती है, कार्बन फार्मिंग क्या होती है, ठीक है। कार्बन फार्मिंग हमारा क्या होगा, ये इसके बारे में, इसमें कार्बन भंडारण की वृद्धि और उत्सर्जन में कटौती करके कृषि सुधार करने के लिए, परिस्थिति तंत्र को बढ़ावा या बहाल करने के लिए, जलवायु परिवर्तन को निपटने के लिए यहाँ पर एक इसका उपयोग किया गया था। कार्बन फार्मिंग के समान विधियाँ, इनमें से निम्नलिखित शामिल है, जैसे कि कृषि वानिकी, कंजर्वेशन फार्मिंग, ठीक है, और यहाँ पर एकीकृत पोषक जो तत्व है उसकी जो नवीकरण है, इसको यहाँ पर उत्पादन, ये सब यहाँ पर इसमें संरक्षण करना इसका शामिल किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, और यहाँ पे अगला देखा है कार्बन फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए मुख्य पहल हैं, ठीक है। तो मुख्य पहल इसमें यहाँ पर वैश्विक स्तर पर शुरू की गई यहाँ पर कुछ, जैसे कि 4 प्रति जो 1000 यहाँ पर इनिशिएटिव है, इस पर यह पहल भेद धारक के जो पुनर्योजी है उसके उत्पादक और अत्यधिक जो लचीली कृषि प्रणाली है उसको अपनाने के लिए यहाँ पर प्रोत्साहन करती है इसको। ये पहल 2015 में पेरिस का जो UNFCCC था उसके COP21 के दौरान यहाँ पर शुरू की गई थी, ठीक है। कब शुरू की गई थी, जो 2015 में, और हमारा UNFCCC जो था उसमें COP21 में आप स्टार्ट की गई थी पहल, ठीक है। तो आपको याद रखना है। विश्व बैंक समर्थित कुछ पहल थी यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर केन्या की जो कृषि कार्बनिक जो परियोजना थी, ये हमारे विश्व बैंक की कुछ यहाँ पर पहल थी इसकी, राइट, विश्व बैंक द्वारा यहाँ पर इसकी पहल स्टार्ट की गई थी। भारत द्वारा शुरू की गई कुछ पहले थी, जैसे कि कार्बन क्रेडिट योजना, ठीक है, और राष्ट्रीय संधारी जो मिशन, कृषि मिशन है ये, ठीक है, ये हमारे क्या है, कार्बन फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा की गई यहाँ पर पहल थी, राइट। कार्बन क्रेडिट जो ट्रेडिंग योजना ये, और ये हमारी कृषि जो हमारी संधारणी कृषि मिशन, देखो ये जो है हमारी जो कार्बन क्रेडिट योजना है, ये केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा पर शुरू की गई योजना थी, ठीक है। इसे पात्र संस्थाओं के बीच कार्बन क्रेडिट के व्यापार को लेकर शुरू किया गया था, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जो कार्बन क्रेडिट योजना है ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज जो हमारा है UNFCCC के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये बोल देगा ये जो हमारा योजना थी ये स्टार्ट की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है, या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो क्या है, ये हमारा गलत हो जाएगा। ये किसके द्वारा शुरू किया गया, ये कार्बन क्रेडिट योजना हमारे केंद्रीय विद्युत मंत्रालय की एकदम अलग है इससे, क्योंकि देखो यहाँ पर कार्बन क्रेडिट है, आप मतलब जितना भी सोच सकते हो, अगर सोचोगे इसको तो क्या सोचोगे कि हमारा इन्वायरमेंट का टॉपिक है तो इन्वायरमेंट को लेकर यहाँ पर होगा या साइंस टेक्नोलॉजी हो सकता है, ठीक है, इतना सोच सकते हो। यहाँ पर क्या एकदम अलग दिया, विद्युत को लेकर यहाँ पर रखा है, ठीक है, कि विद्युत मंत्रालय द्वारा यहाँ पर यह शुरू किया गया था। और एक और पूछ सकता है क्वेश्चन, जो राष्ट्रीय संधारित कृषि मिशन है, ठीक है, ये भारत की सरकार की योजना किसानों को कृषि कार्बन क्रेडिट का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसके तहत कृषि वानिकी सूक्ष्म सिंचाई, फसल विविधीकरण आदि को अपनाने को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। ये बोलेगा राष्ट्रीय संधारित जो कृषि मिशन है इस पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट देगा, ये कृषि वानिकी और सूक्ष्म सिंचाई, फसल विविधीकरण को अपनाने के लिए यहाँ पर इसको बढ़ावा देने के लिए ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है। पहला, ये भारत द्वारा शुरू की गई पहल थी, पहला स्टेटमेंट ये था। दूसरा स्टेटमेंट दे देगा, भारत द्वारा शुरू की गई पहल थी, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट, इसको कार्बन जो फार्मिंग है, कार्बन फार्मिंग को कम करने के लिए यहाँ पर पहल बताई गई थी, या फिर कार्बन को जो हमारा कार्बन ट्रेडिंग था इसको जो किसान थे इसको लेकर उन पे जो उनको लेकर यहाँ पे से कमी करने को लेकर यहाँ पे सब जो बात थी वह कहा गया था। इस वजह से इसको सभी जो हमारे किसान थे उनको लेकर यहाँ पर अपनाने को बात नहीं कही गई थी। ऐसे कुछ यहाँ पर पॉइंट दे देगा, यहाँ पर बोला कि जैसे सभी किसान थे उनको यहाँ पर हिस्सा बनना था, तो ऐसे कुछ दे देगा कि उनको नहीं बनना था यहाँ पर, राइट। ये चीज़ पॉइंट कुछ यहाँ से आपको पूछ सकता है इन दोनों क्वेश्चन से लेकर। इन दोनों यहाँ पर जो स्टेटमेंट है, कार्बन क्रेडिट योजना और हमारी राष्ट्रीय संधारणी कृषि मिशन, इंपॉर्टेंट है दोनों ये, ठीक है। विश्व बैंक की पहल जो थी हमारी केन्या जो कार्बन हमारी परियोजना, ये तो आपको याद रखनी है, ठीक है। ये पहल हमारी 2015 में स्टार्ट की गई थी। कौन सी, कार्बन फार्मिंग जो हमारी जो बढ़ावा देने के लिए 4 प्रति 1000 इनिशिएटिव। ये आपसे नहीं पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर यहाँ से कुछ और भी होता और बातें इसकी दे रखा होता तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता था, क्योंकि इसका 10 साल पूरा होने वाला था, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन में इससे नहीं पूछेगा। आगे देखते हैं, कार्बन बॉर्डर जहाँ पर जो समायोजन तंत्र है, ये ब्रिक्स द्वारा अपनाए गए जो हमारी कचान घोषणा पत्र, इसमें अस्वीकार कर दिया था, क्या है, CBAM को क्या स्वीकार कर दिया था और इसे भेदभावपूर्ण यहाँ पर बताया था, राइट। हमारा जो कार्बन बॉर्डर समायोजन तंत्र है इसके बारे में देखते हैं। ये यूरोपीय संघ की एक नीति है और इसके तहत यूरोपीय संघ द्वारा यहाँ पर कठोर, कम से कम कठोर जलवायु नीति वाले देश जो थे उसके कुछ उत्पाद जैसे कि स्टील पर आयात कार्बन पर यहाँ पर कर लगाया जाएगा, राइट।
क्या होगा, कार्बन जो बॉर्डर उसके तहत यहाँ पर टैक्स का उद्देश्य कंपनियों को जो कम विनिमय है उसके देशों के लिए यहाँ पर उत्पादन स्थानांतरित करने से रोकना। और 2023 में CBAM एक संक्रमणकालीन चरण के रूप में लागू किया गया था। 2026 तक इसे पूर्ण जो परिवर्तन था उसको यहाँ पर किया जाएगा। तो यहाँ पर ये दे रखा है कुछ कार्बन की जो बॉर्डर समायोजन तंत्र है, ये कुछ इस पर पहल की गई थी यूरोपीय संघ द्वारा। इसमें कुछ पहले की गई थी, क्या की गई थी देखते हैं इसको। इस पर नेट जीरो संघ द्वारा नेट जीरो की जो अन्य पहल थी, क्या क्या थी यहाँ पर देखते हैं। कुछ पहल शुरू की गई थी। नेट जीरो इंडस्ट्री अधिनियम, इसको लेकर नेट जीरो इंडस्ट्री अधिनियम ने मंजूरी दी गई थी। इसमें 2030 तक नेट जीरो जो हमारी एक तकनीक थी उसको वार्षिक आवश्यकता का 40% उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। यह राष्ट्रीय ऊर्जा और जलवायु पर जो योजना थी उस पर आधारित एक ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस की यहाँ पर यूरोपीय संघ की पहल थी, जिसका उद्देश्य यूरोपीय संघ और गरीब जो हमारे विकासशील देश हैं उसके बीच जलवायु परिवर्तन का एक नया गठबंधन था वो बनाना। ठीक है, ये कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं दे रहा है। ठीक है, ये आपको ये क्वेश्चन यहाँ से इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये देखते हैं ये वाला पॉइंट, GCCA ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस जो प्लान है 2015 में GCA पहल एक नए चरण में प्रवेश कर गई, जो जिसे GCA प्लस के रूप में यहाँ पर जाने लगा। ये इस नए चरण में 2015 पेरिस समझौते के तहत 2030 तक एजेंडे को यहाँ पर शामिल किया गया। ठीक है, यहाँ से हमारा पेरिस समझौता है, पेरिस जो हमारा समझौता है। ठीक है, पेरिस हमारा डिक्लेरेशन, ये आपको एक बार स्टैटिक जो है के टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, ये स्टैटिक से क्वेश्चन पूछ सकता है। और यहाँ पर जो कारण बॉर्डर समायोजन तंत्र, यहाँ से कुछ आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, क्योंकि इतना कुछ खास यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। राइट, बस आपको यहाँ पर जो पेरिस हमारा समझौता आया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से कवर करना है। राइट, बाकी और कुछ नहीं पूछेगा इससे। आगे देखते हैं किलिंग कर्व। किलिंग कर्व क्या है? मार्च 2024 में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की वैश्विक और औसत सांद्रता मार्च 2023 की तुलना में 4.7% पार्ट पर मिलियन ppm अधिक थी। ये किलिंग कर्व में उच्च वृद्धि को दर्शाती है। ठीक है, देखते हैं इसके किलिंग कर्व के बारे में। यह मौना लोआ वेधशाला वायुमंडल की CO2 की सांद्रता का रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड 1958 में दर्ज किया गया है, 1958 से दर्ज किया जा रहा है। ठीक है, मौना लोआ जो हमारी वेधशाला है ये वायुमंडल में उन तत्वों को मापती है जो जलवायु परिवर्तन में योगदान करते हैं। और ये वेधशाला दुनिया के सबसे बड़े और सक्रिय ज्वालामुखी जो हमारे मौना लोआ है उसके पास यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट में जो रहेगा यहाँ से कुछ स्टेटमेंट में जो क्वेश्चन रहेगा वो तो नहीं पूछेगा। यहाँ पे ये पूछ सकता है कि ये मौना लोआ वेधशाला जो हमारी है ये वायुमंडल की CO2 सांद्रता का रिकॉर्ड स्तर पर दर्ज किया गया है ना। इसको लेकर यहाँ पर वायुमंडल में उन तत्वों को मापती है जिन पर जलवायु परिवर्तन का योगदान करते हैं। ऐसा करके स्टेटमेंट दे देगा कि मौना लोआ वेधशाला के बारे में विचार करना है। ये जो है ये उन तत्वों को मापती है जो जलवायु परिवर्तन में योगदान नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरा, ये वेधशाला दुनिया के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी जो है मौना लोआ के पास स्थित है। दूसरा करेक्ट हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो रिकॉर्ड है यहाँ पर इसमें जलवायु परिवर्तन में योगदान करते हैं। ठीक है, तो 2 पॉइंट यहाँ से आपको याद रखना है। आगे देखते हैं ग्रीन प्रीमियम। ठीक है, ग्रीन प्रीमियम जो है प्रीमियम या देखते हैं ग्रीन प्रीमियम, ये भारतीय सॉवरेन बॉन्ड्स को निजी निवेशक के शायद ही कोई यहाँ पर प्रीमियम मिला हो। ठीक है, इसको लेकर यहाँ पर क्या है देखते हैं। यहाँ पर देखो ग्रीनियम के बारे में, ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अनुसार ये एक प्रकार की प्राइसिंग बेनिफिट है। ये इस तर्क पर आधारित है कि निवेशक पर्यावरण पर संधानी प्रभाव को डालने वाली जो परियोजना है उसकी अतिरिक्त भुगतान करने या उस पर कम ब्याज यील्ड स्वीकार करने के लिए तैयार हों। ये अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने वाली तकनीकी के बजाय अतिरिक्त लागत के भुगतान को स्वच्छ की तकनीकी के यहाँ पर जो प्राथमिकता है वो देगी। तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं टील कार्बन क्या है। केवला 2 राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर न्यूज़ में आया, तो आपको केवला 2 राष्ट्रीय उद्यान है भरतपुर राजस्थान में। ठीक है, तो आपको ये कवर करना है। ठीक है, ये भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन यहाँ पर किया गया इसका। राइट, तो यहाँ पर देखते हैं टील कार्बन हमारा जो तात्पर्य गैर जो हमारे ज्वारी मीठे पानी की जो आर्द्रभूमि संग्रहित कार्बन है उससे है। ये इसमें क्या है, इसमें वनस्पति, सूक्ष्मजीव, बायोमास तथा विघटित एवं जो हमारे कणिकीय कार्बन जो पदार्थ होते हैं उसमें संग्रहित कार्बन शामिल होते हैं इसमें। ठीक है, ये क्या होता है अगला, टील कार्बन एक रंग आधारित शब्दावली है। ठीक है, इसमें ऑर्गेनिक कार्बन वर्गीकरण को उनके भौतिक गुणों के बजाय उनके कार्यों के स्थान पर आधार पर दर्शाया जाता है। राइट, कार्बन के अन्य प्रकार कौन सा, कार्बन के अन्य प्रकार जैसे बैगनी के हवा में औद्योगिक उत्सर्जन के माध्यम से कैप्चर किया गया कार्बन। हरा स्थलीय पादप द्वारा संग्रहित यहाँ पर कार्बन किया गया। काला जीवाश्म ईंधन द्वारा यहाँ पर दहन उत्सर्जित से किया गया। ठीक है, लाल बर्फ हिम और जैविक जो कण उसके द्वारा यहाँ पर उत्सर्जित कण है। और ग्रे
ये औद्योगिक जो स्रोत है उसके माध्यम से उत्सर्जित कार्बन। ठीक है, आपसे क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछते देखो, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा टील कार्बन के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। राइट, पहला स्टेटमेंट देगा ये एक रंग आधारित शब्दावली है, पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ये ऑर्गेनिक कार्बन के वर्गीकरण को उसके रासायनिक गुणों के बजाय उसके कार्यों के आधार पर दर्शाता है, तुम्हारा गलत हो जाएगा क्योंकि भौतिक गुणों के आधार पर ना कि रासायनिक, ये गलत हो गया। तीसरा, जो यहाँ पर कार्बन के प्रकार हैं उसमें लाल कार्बन जो है ये हमारा औद्योगिक स्रोतों के माध्यम से उत्सर्जित कार्बन होता है, तो क्या होगा, गलत हो जाएगा क्योंकि लाल कार्बन हमारा हिम, बर्फ और जैविक कणों के माध्यम से उत्सर्जित होता है। ठीक है, तो इसको लेकर स्टेटमेंट में पूछ सकता है क्वेश्चन ऐसे। राइट, तो ये आपको हरा, नीला, लाल वाला ये सब आपको याद रखना है, तो हमारा इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं, रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्ट्रेशन पाथवेज, ये क्या है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी पैनल है IPCC, इसने 5वीं आंकड़ा रिपोर्ट यहाँ पर क्या है प्रस्तुत किया है। इसको लेकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, वायुमंडल गैस की सांद्रता, वायु प्रदूषण और उत्सर्जन की भूमि का उपयोग 21वीं सदी के 4 अलग जो हमारे पाथवेज उसका वर्णन करते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ से ये कुछ यहाँ से नहीं पूछेगा आपको। ठीक है, हटाते हैं इसको भी। आगे हमारा वाटर क्रेडिट यहाँ पर। ठीक है, वाटर क्रेडिट में क्या पूछ सकता है, देखो यहाँ पर बोला है ये कार्बन क्रेडिट समान बाजार पर आधारित तंत्र है। इसके तहत जल संरक्षण की जो गुणवत्ता है उसके सुधार करने वाले जो हमारे प्रोत्साहित किया गया था इनको। ठीक है, ऐसी परियोजना को कार्बन क्रेडिट्स दिया है जहाँ जिनमें कार्बन उत्सर्जन हुआ हो, कम कार्बन उत्सर्जन हुआ हो या उत्पन्न ही नहीं हुआ हो। ठीक है, यह उत्सर्जित होने को हटा दिया गया है। एक कार्बन क्रेडिट के प्रकार को यहाँ पर व्यापार में जो योग्य परमिट है ये वायुमंडल द्वारा हटाए गए कम से कम किए गए जो अलग करके संचित किए गए जो टन कार्बन डाइऑक्साइड उसके समान ग्लोबल वार्मिंग की क्षमता वाली जो ग्रीन हाउस गैस है उसकी मात्रा के CO2 के बराबर होगा। ठीक है, हमारे वाटर कार्बन क्रेडिट जो है उसको लेकर तहत व्यक्ति की और संस्थाएं, ठीक है, उच्च जो हमारे जल बचत है उसको लेकर हमारे उपाय अपनाने और वाटर क्रेडिट जो प्राप्त करना और उसके लेकर वेतन को यहाँ पर लेन देन करना ये शामिल हो सकता है इसमें। राइट, तो ये भी टॉपिक हमारा वाटर क्रेडिट इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या यहाँ पे पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपसे देखो सिंपल सा कुछ जो हमारे की पॉइंट्स से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन बोलेगा वाटर क्रेडिट के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। वाटर क्रेडिट बोलेगा एक असमान बाजारिक तंत्र होता है हमारा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये हमारा गलत हो गया क्योंकि हमारा समान बाजारिक तंत्र है। इसके तहत बोलेगा जल संरक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए इसे प्रोत्साहित किया गया है। ठीक है, तो क्या होगा, सेकंड हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट, इसमें अधिक कार्बन उत्सर्जन हुआ है, इसमें क्या है अधिक कार्बन उत्सर्जन हुआ है और उत्सर्जन को मतलब यहाँ पे क्या है इसमें जो कार्बन का उत्सर्जन था अधिक यहाँ पर देखा गया है। ठीक है, तो यहाँ होगा ये गलत हो जाएगा क्योंकि कम कार्बन उत्सर्जन यहाँ पर हुआ है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, चौथा स्टेटमेंट बोलेगा यहाँ से आपका चौथा स्टेटमेंट पूछेगा जो ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड या समान ग्लोबल वार्मिंग जल क्षमता जो ग्रीन हाउस गैस है उसमें CO2 के बराबर यहाँ पर पाई गई है। ठीक है, तो हमारा ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये सही दे रहा है। आगे पांचवा स्टेटमेंट दे सकता है जल की अधिक भरपाई, अधिक खपत की करने वाली जो कंपनी अपनी जल प्रबंधन व्यवस्था है उसमें सुधार करने का इच्छुक है ये। ठीक है, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऐसे करके कुछ टुकड़े टुकड़े करके क्वेश्चन पूछ सकता है, बाकी कुछ इतना खास नहीं है, ऐसे ही यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता बन सकता है इसके। आगे देखते हैं जैव विविधता क्रेडिट, ये क्या है, परिभाषा, ये एक प्रकार का आर्थिक साधन हमारा इंस्ट्रूमेंट है। इसके जरिए निजी कंपनी वन संरक्षण या वन पुनर्बहाली जैसी जो गतिविधि है उसको यहाँ पर वित्त पोषित करती है। ठीक है, उद्देश्य क्या होगा इसका, ये प्रकृति और जैव विविधता पर निवल सकारात्मक प्रभाव डालती है। ठीक है, जहाँ जैव विविधता ऑफसेट प्रकृति की कंपनियों को यहाँ पर गतिविधि उसको नकारात्मक और अपरिहार्य प्रभाव को भरपाई की जाती है, वहीं जैव विविधता क्रेडिट इससे कहीं आगे जाकर सकारात्मक गतिविधियों को भी वित्त पोषण प्रदान करती है। ठीक है, तो जैव विविधता क्रेडिट आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हमारा जो पहला स्टेटमेंट है जैव विविधता जो हमारा क्रेडिट्स के बारे में, ये सरकारी और निजी कंपनियां ये दोनों पर वन संरक्षण और पुनर्बहाली जैसी गतिविधियों को वित्त पोषित कर सकती है, तो क्या होगा, गलत है हमारा दूसरा, क्योंकि सिर्फ निजी कंपनी यहाँ पर दे रखा है। राइट, इसका उद्देश्य होगा प्रकृति और जैव विविधता पर सकारात्मक प्रभाव डालना, या फिर इसे बोलेगा कि इसका उद्देश्य होगा कि जो हमारी जैव विविधता पर जो नकारात्मक प्रभाव डालना है उसको कम करके सकारात्मक प्रभाव डालना। ठीक है, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि सकारात्मक प्रभाव डालने को बोल रहा है। राइट, आगे जैव विविधता अपसेट जो हमारे है इसमें कंपनियों की गतिविधि नकारात्मक अपरिहार की जो प्रभाव है उसकी भरपाई करना और जैव विविधता क्रेडिट को इससे कहीं आगे ले जाकर इसमें सकारात्मक गतिविधियों को वित्त पोषण प्रदान करना, ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
सिर्फ हमारा पहला वाला गलत था क्योंकि यहाँ पर जो सरकारी और प्राइवेट दोनों बोला था इसलिए, ठीक है, सिर्फ प्राइवेट होगा यहाँ पर। आगे देखते हो, आगे है ग्लेशियल, ठीक है, ग्लेशियल जियो इंजीनियरिंग, ठीक है, ग्लेशियल जियो इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इसको देखते हैं, ये हमारा क्या है, ये वास्तव में ग्लेशियर जो हमारे हिमानी या आसपास की जो जलवायु प्रणाली कृत्रिम संशोधन है ये होते हैं। ये संशोधन आइस शेल्फ के पिघलने की गति सीमा को धीमा करने के लिए समुद्र में जल स्तर में वृद्धि को कम करने के लिए यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। अगला प्रस्तावित जो हमारे ग्लेशियर हैं, ग्लेशियल जियो इंजीनियरिंग रणनीतियाँ, ये क्या होंगे, महासागरी उष्मा परिवहन जो हमारे उपाय हैं ये होते हैं, ठीक है। ये तलछट से युक्त हमारा जो पट्टीदार रेसे हैं उसके आवरण से बनाया जाता है इनको, राइट। ये अवरोधक में गर्म जो हमारे परिध्रुवी गहरी और जल को आइस शेल्फ के पास यहाँ पर रोकने के लिए बनाते हैं, ठीक है, ताकि क्या इसे आइस शेल्फ गर्म जल के संपर्क में आने से रोका जा सके। बेसल हाइड्रोलॉजी उपाय क्या होगा, ये रणनीति आइस जो हमारे हैं इसमें सीट्स, ठीक है, के पिघलने से क्या है, जल ले जाने वाली जो धारा है इसके प्रभाव को धीमा करने के लिए जो अपनाई जाती है। और इस उपाय के तहत ग्लेशियर जो नितल से होकर छिद्र बनाकर जो निकासी चैनल है ये बनाए जाते हैं। साथ ही ये चैनल्स पिघली हुई जो बर्फ़ है इसके जल की धाराओं को दिशा बदल देते हैं और ये आइस शीट्स के नुकसान यहाँ पर कम कर देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा हमारा, ग्लेशियर जो जियो इंजीनियरिंग इसके बारे में पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे स्टेटमेंट है, ये ठंडे परिध्रुवी और गहरे जल आइस शेल्फ के पास यहाँ पर आने से इसको रोकते हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि हमारे गर्म होंगे ना कि ठंडे, ठीक है, अवरोधक के रूप में। आगे सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपका, जलवायु पर जो हमारी प्रणाली है इसमें कृत्रिम संशोधन अपनाया गया है, ठीक है, कृत्रिम संशोधन किया गया तो हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से पूछेगा, ये संशोधन आइस शेल्फ के पिघलने की गति सीमा को बढ़ाता है और समुद्री जलस्तर में वृद्धि को कम कर सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, ये भी हमारा गलत होगा क्योंकि ये हमारा क्या जो आइस शेल्फ गति है इसको धीमा करता है ना कि बढ़ाता है, और इस समुद्री जलस्तर में वृद्धि करने से कम करता है, ठीक है। तो ये तो सही था, लेकिन यहाँ पे धीमा नहीं करता है, गति को धीमा करता है, यहाँ पे मैंने बोला था तेज करता है, ठीक है। तो एक ये चौथा स्टेटमेंट क्या पूछ सकता है, चौथा बोलेगा, यह उपाय रणनीति आइस शीट्स के पिघलने और जल को ले जाने वाली जो धारा है उसको प्रवाह को धीमा करने के लिए अपनाई जाती है, ठीक है। या बोल देगा अपना जो हमारे आइस शीट्स हैं उनको ले जाने वाली धारा को तेज करके यहाँ पर अपनाई जाती है, जिससे क्या होगा, इससे ग्लेशियर को नितल छिद्र यहाँ पर बनाकर निकासी चैनल पर किया जा सके। तो क्या होगा, ये तेज करके यहाँ पर हो जाएगा, ये इनको धीमा करके ले जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सब ऐसे करके पॉइंट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। या देखो मैं क्वेश्चन निकालता हूँ तो आप स्टेटमेंट लिख लिया करो ऐसे करके स्टेटमेंट, और अपने यहाँ पर कौन सा करेक्ट है कौन सा सही है वो बना लिया करो यहाँ, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारा सुर्खियों में रह संगठन है कुछ, ठीक है। ये क्या, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यूनाइटेड नेशनल जो हमारा इन्वायरमेंट प्रोग्राम है ये, इसका परिचय हेडक्वार्टर किधर है, केन्या में, राइट। उत्पत्ति कब हुई थी, राइट। ये हमारा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक पर्यावरणीय एजेंडा को निर्धारित करता है। फंडिंग कौन करता है, UNEP, यानी अपने 95% यहाँ पर फंडिंग करता है और स्वैच्छिक अनुदान पर यहाँ पर निर्भर होता है। आगे यहाँ पर आगे और कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं, वहाँ पे सदस्य देख सकते हो, सदस्य में भारत सहित UN के 193 सदस्य जैसे यहाँ पर इसे शामिल है, ठीक है। तो 3-4 पॉइंट यहाँ से आपको पढ़ने हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है हमारा कि जो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के परिणामस्वरूप एक अंतर सरकारी संगठन है जो जून 1972 में UNEP की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट आपको यहाँ से कवर करना है। आगे देखते हैं, यहाँ पे बोला UNEP के तहत प्रमुख वैश्विक बहुपक्षीय समझौते, क्या क्या समझौते हुए हैं। एक तो वनस्पतियों की यहाँ पर संकट उस प्रजातियों का यहाँ पर व्यापार का सिटीज 1973, ठीक है। उसके बाद 79 बॉन हमारा कन्वेंशन, उसके बाद आपका आ जाएगा ओजोन परत संरक्षण पर वियना कन्वेंशन, उसके बाद चौथा आ जाएगा बेसल कन्वेंशन, पाँचवा आ जाएगा CBD 1992, राइट। छठा क्या है यहाँ पे, छठा यहाँ पे दे रखा है कन्वेंशन आपका रॉटरडैम। सातवां क्या है, UNEP के तहत 15 हमारी जो पार्लियामेंट समझौते हैं। आठवां क्या है, मिनीमाता पारा कन्वेंशन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है चीज़, आपसे सीरियल से पूछ सकता है, सीरियल लगाने पूछ सकता है। तो UNEP के तहत हमारे कुछ पहले थी, इसको सीरियल से लगा रहे हैं, कौन सी पहले थी कौन सी बाद में थी याद बोलेगा, ये हमारे किस काम में थी। जैसे कि आपसे बोलेगा वियना कन्वेंशन ये क्या है, ठीक है। जैव विविधता पर जो हमारा CBD 1992 क्या है। तो ये सातों यहाँ पर 8 डेफिनेशन दे रखी हैं, ये आपको स्टैटिक्स से कवर करना है, प्लस इनके जो सीरियल से लगाने का क्वेश्चन है वो पूछ सकता है कि यहाँ पे दे देगा आपको वियना कन्वेंशन, ठीक है, CMS दे देगा, बॉन कन्वेंशन, बेसल कन्वेंशन को बोलेगा सीरियल से लगाओ, इनके जो हमारे स्टार्टिंग के हिसाब से ऑर्डर को लगाना है आपको, ठीक है। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 8 हुई है, राइट। आगे देखते हैं, यहाँ पे सूचकांक रिपोर्ट है, एमिशन गैप रिपोर्ट 2024। ये वैश्विक उत्सर्जन के संबंध में देशों की वर्तमान जो प्रतिबद्धता है उसमें 1.5 डिग्री तक तापमान में वृद्धि को सीमित करने के लिए यहाँ पर अपनाया जाना था, ठीक है।
अडेप्शन जो हमारे गैप रिपोर्ट है 2024 इसमें बताया गया था, इसको कुछ रिपोर्ट हैं, एमिशन गैप रिपोर्ट भी हमारी जारी करता ही है और अडेप्शन गैप रिपोर्ट भी जारी करता है, ठीक है। ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स जो हमारा रिपोर्ट है ये भी जारी करता है, राइट। और रिपोर्ट के द्वारा देखो यहाँ पे आपसे बोलेगा इनमें से कौन सी रिपोर्ट यूएनईपी के द्वारा नहीं जारी की जाती है, तो ये भी जारी करता है, ये भी जारी करता है और ये भी, और कौन सा नहीं करता कुछ आपको दूसरा स्टेटमेंट दे देगा, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी पॉइंट हमारे, ये पूरे इंपॉर्टेंट है। अडेप्शन गैप रिपोर्ट किसको जारी की जाती है और क्या है ये, तो इसके बारे में बराबर आपको पढ़ लेना है, क्योंकि सब स्टैटिक है, इसमें कुछ मैं हटवा नहीं सकता हूँ कि इसको हटा दो, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एनवायरमेंट का। तो आपको ये चीज़ इसका नोट्स भले ही बना लेना है, नोट्स बना के करना है तो फिर सेम ऐसा आपको इसका प्रिंट करा लेना है। अगर देखो नोट्स बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, एमिशन गैप रिपोर्ट लिखोगे, ठीक है, एक पॉइंट में, और यहाँ पर इसके 3-4 बिंदु लिख दोगे। अडेप्शन गैप रिपोर्ट 3-4 बिंदु, ये किसके यूएनईपी के सब हमारे प्रोग्राम है, ठीक है, यूएनईपी के सब प्रोग्राम है ऐसे करके, और यहाँ पर सबके अलग अलग बना दोगे ऐसे बॉक्सेस, और जिसके जो बात बताई गई सब यहाँ पे बॉक्स अपने दिखा दोगे, ठीक है। तो अच्छे से आपको याद हो जाएंगे पॉइंट के। आगे नेविगेटिंग न्यू होराइजन्स ए ग्लोबल फॉरसाइट रिपोर्ट, ये भी इसके द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ठीक है, जो हमारा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है WMO, इसके बारे में जिनेवा इसका क्या होगा, हेडक्वार्टर होगा, राइट, स्विट्जरलैंड। परिचय क्या है, इसकी उत्पत्ति 1950 में तत्कालीन मौसम विज्ञान जो हमारा था संगठन 1876 उसके स्थान पर इसे स्थापित किया गया। सदस्यों की संख्या भारत सहित 193 सदस्य हैं। ये हमारी रिपोर्ट कौन कौन सी निकालता है, सूचकांक देखते हैं। ये रिपोर्ट जो है होगी हमारी स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, ये जारी करता है, जो 2023 की रिपोर्ट जारी भी कर चुका है, इंपॉर्टेंट है। WMO ओजोन एवं UN बुलेटिन रिपोर्ट जारी करता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स एंड क्लाइमेट बुलेटिन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया ऐसे लिख करके पॉइंट बना के और ऐसे आप करके अलग अलग इनको दिखा सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये दोनों रिपोर्ट्स हैं। जिनकी भी रिपोर्ट निकाल रहे हैं जो वो सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे रिपोर्ट से कई बार पूछा है, ठीक है। कौन सी रिपोर्ट कौन जारी करता है, इनमें से कौन सी रिपोर्ट मान लो पूछ लेगा WMO वो जारी नहीं करता है, ये इनमें से कौन सी रिपोर्ट WMO जारी करता है, ऐसा करके दे देगा, राइट। या इन रिपोर्ट के बारे में कुछ अंदर बोल देगा कि ये जो रिपोर्ट है प्रतिवर्ष जारी की जाती है, राइट, ये रिपोर्ट कुछ इसको लेकर जारी किया, तो एक एक पॉइंट आपको यहाँ से कवर करना है बहुत अच्छे से, ठीक है। आगे हमारा है अंतर्राष्ट्रीय जो है क्रायोस्फीयर जलवायु पहल, ये क्या है, ये 2 निकाय के रूप में काम करता है। वैश्विक संगठन हमारा USA जो बर्लिंगटन वर्मोंट में स्थित एक लाभकारी गैर लाभकारी संगठन है, ठीक है। उत्पत्ति क्रायोस्फीयर पृथ्वी के जो में वो क्षेत्र है उस पर जलवायु परिवर्तन को प्रभावी समाधान करने के लिए 2009 में स्थापित किया गया था। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यहाँ पर बता रहा है कि जिसके बढ़ते तापमान उसको लेकर आवाज़ उठाना, ताकि ग्लेशियर पिघलने में समुद्र के स्तर को यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है उसको परमाफ्रॉस्ट है उसको पिघलने पर वैश्विक जलवायु जो कि हमको कम किया जा सके, इसका हमारा उद्देश्य होगा। सहयोग कौन कौन कर रहा है, NGOs कर रहे हैं कुछ, ठीक है। जलवायु परिवर्तन संबंधित जो संगठन है हमारे UNFCCC है, ICC RPCC है, ये सब साथ मिलकर हम पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये निकाय के रूप में आपको थोड़ा देख लेना है। ये रिपोर्ट कौन से प्रस्तुत करता है, ये हमारे इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टेट ऑफ द क्रायोस्फीयर 2024 लास्ट आइस ग्लोबल डैमेज रिपोर्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो 2024 में जारी की गई है, ठीक है। रिपोर्ट्स में मुख्य बिंदु क्या है आपको देख लेना है, क्या यहाँ पर बताया गया है, राइट। और यहाँ पर तो कुछ है नहीं, जो हमारा प्रदूषण है, ये जो अगर मैं पार्ट 3 कराएंगे, ठीक है, पार्ट 3 कराएंगे उसमें जो पोल्यूशन रहेगा उसको कवर कर देंगे, पूरा पोल्यूशन को कवर करेंगे, ये भी काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो 1.5 घंटे से के आसपास वो भी करीब वीडियो रहेगा, राइट। तो जितना पोल्यूशन है वो मैं आपको वहाँ पे कवर करूँगा। ये भी देखो आपका जो हमारा PT 365 पे कोशिश करूँगा कि 5 जो हमारे पार्ट है उसमें कवर हो जाए, ठीक है। अगर नहीं हो सका तो 6 पार्ट में ही उसको कवर करा देंगे, ठीक है। एक एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर बताऊंगा क्या क्वेश्चन कैसे बनेगा यहाँ, राइट। तो इस टाइप से हमारा कितना करीब यहाँ से हो जाएगा, अगर 6 पार्ट में आएगी तो 3 घंटे ही तो हो गए, करीब 8 से 9 घंटे में आपकी ये कवर हो जाएगी। 8 से 9 घंटे आपको लगेंगे ये कवर करने में, तो 1.5 घंटे का 1 घंटे के हिसाब से मैं आपको 9 घंटे में पूरी जो रहेगी PT 365 हमारी इन्वायरमेंट की सब मैं कवर करा दूंगा, ठीक है। बाकी कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। और मैं टेस्ट डेली लगवा रहा हूँ, ठीक है। टेस्ट आपको 50 क्वेश्चन करीब 50 क्वेश्चन रोज सॉल्व करने हैं, राइट। और इसके साथ ही मैं बताना चाह रहा हूँ कि भी जो मैं लेके आने वाला हूँ यहाँ पे जो डेली टारगेट है, ठीक है, डेली टारगेट या डेली टास्क, ठीक है, इसमें आपको मैं डेली दूंगा कि क्या क्या आपको यहाँ से कवर करना है, क्या क्या पढ़ना है रोज, ठीक है। ये तो PT 365 पढ़ोगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, राइट। उसके बाद और भी क्या करना है, कौन सा टेस्ट पेपर सॉल्व करना है और कौन से सब्जेक्ट आपको यहाँ से देखने हैं, राइट। मैप में क्या क्या पॉइंट टॉपिक देखना है वो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ 14 फरवरी से, ठीक है। 14 फरवरी से सुबह 8 बजे आपको यहाँ से डेली का टारगेट मिल जाएगा, वो भी टेलीग्राम पे भी बता दीजिएगा और यूट्यूब पे भी आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।